एक बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न करेंगे और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न करेंगे जो कि आपके पीटी एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए जरा इस सवाल को अगर अगर आप सवाल का मतलब समझ जाते हैं तो इस सवाल को आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल और केवल देख करके आप कर सकते थे। क्वेश्चन में आपका दिया क्या हुआ है, अगर आप इसको समझ जाते हैं 2 सेकंड के अंदर तो आराम से आप इस क्वेश्चन को, आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत आसानी के साथ आप कर सकेंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन आपको ऊपर का जो डेटा था उसको नहीं पढ़ना है, बस आपको यहीं से पढ़ना है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा इतिहास और भूगोल में अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। यानी कि जो है किसी 7 छात्रों का अनुपात क्या दर्शाया गया है किस चीज़ का, कि इसने इतिहास में कितना अंक पाया और इसका भूगोल में, मतलब इतिहास और भूगोल का अनुपात दर्शाया गया है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अनुपात का मतलब आप जानते हैं, इतिहास बटा में भी भूगोल कह सकते हैं। ठीक है? बात समझ में आया? इतिहास बटा में भी भूगोल हम कह सकते हैं। बात समझ में आई इतनी? चलिए इतना अगर आप समझ गए तो आप अब क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 0.65 था पहले वाले का, ठीक है? 0.65 इसका मतलब क्या हुआ? 0.65 का मतलब क्या होता है? ज़रा बताइए आप। इसका मतलब होता है कि 65 बटा में 100 लिख सकते हैं इसको, ठीक है? यानी कि अगर अब हमको क्या चाहिए, किस चीज़ की वैल्यू थी? आप जानते हैं इतिहास बटा में भूगोल की वैल्यू है, ठीक है? यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब, अगर इस बच्चे ने भूगोल में जो है 100 नंबर पाया, तो इतिहास में कितना नंबर पाया? 65 नंबर पाया। इतिहास में 65 नंबर, भूगोल में 100 नंबर। इसी प्रकार का अनुपात फ़ॉलो होगा। जैसे अगर इसने 200 पाया, ठीक है, भूगोल में, इतिहास में कितना पाएगा? भी इसका भी 2 गुना यानी कि 130 नंबर पाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? इसी अनुपात में चीज़ें चलेंगी, ठीक? 100 और 65 का अनुपात चलेगा। इतना बात समझ में आ गया? अगर इतना बात आपके समझ में आ गया तो अब आपके क्वेश्चंस देख कर के हल हो जाएँगे। चलिए, ठीक है? बस आपको ये ध्यान देना है कि इतिहास बटा में भूगोल दिखा हुआ है, ऊपर वाला इतिहास होगा, नीचे वाला क्या होगा? भूगोल होगा। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं और इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। देखिए जो सबसे पहला ही क्वेश्चन था आपका, वो लिखा हुआ था कि कितने छात्रों ने, ठीक है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किया। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किया। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, इतिहास जो है वो आपका ऊपर की साइड है, भूगोल आपका नीचे की साइड है। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी चाहिए हमको, तो ऊपर वाली बड़ी वैल्यू, मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी तभी होगी जब इस अनुपात, मतलब ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इसको बात आप, इतना बात अगर आपको समझ में आता होगा तब बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हम समझा दे रहे हैं। जैसे हमने अभी इसको पहले वाले को किया है 0.65 को, तो इसको हमने क्या लिखा? 65 बटा में 100, यानी कि मैंने आपको कहा कि भूगोल में अगर इसने 100 नंबर पाया तो इतिहास में 65 नंबर पाया, ठीक है? तो 0.65 1 से तो कम है ना, 1 से कम है, ठीक है? अब देखिए इतिहास में कितना है? 65 है, कम नंबर है, भूगोल में ज़्यादा है, ठीक? मतलब 1 से अगर कम वैल्यूज़ हो रही हैं, वैल्यू अगर 1 से छोटी हो रही है, तो ऊपर वाला हमेशा, ऊपर वाली वैल्यू जो भी होगी, ऊपर में जो भी लिखा होगा वो हमेशा छोटी होगी, ठीक है? पूरे अनुपात की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, तो जो भी ऊपर वाला सब्जेक्ट होगा या फिर ऊपर जो भी राशि दी होगी, वो हमेशा कम होगी नीचे वाले की अपेक्षा, ठीक है? तो यहाँ पे हमको बताना था कि किसमें ऊपर वाली वैल्यूज़ बड़ी होंगी। इतिहास में ज़्यादा अंक दिया हुआ है। इतिहास में ज़्यादा अंक, ठीक है, भूगोल की अपेक्षा। यानी कि ऊपर वाला ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर वाले ज़्यादा तभी होगा जब कि इसकी वैल्यू, जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो क्या होगी? 1 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे 1 से बड़ी इसमें कौन-कौन सी वैल्यू है? तो देख सकते हैं 1.25 है, 1.4 है और 1.55 है। ठीक है? इसको अगर हम कन्वर्ट करके अगर आपको चाहें तो दिखा दें एक बार, आप आंसर डायरेक्ट कह सकते थे कि इसका आंसर 3 होगा। बट एक बार अगर आप लोग के, आपके मतलब समझाने के लिए मैं अगर इसको कन्वर्ट करके दिखाऊँ, तो एक जैसे 1.25 था, इसको हम लिख सकते हैं ना 125 बटा में 100, यानी कि अगर इसने इतिहास में 125 नंबर पाया तो भूगोल में 100 नंबर पाया। तो हो गया ना कि इतिहास में ज़्यादा पाया ना? ठीक है? ऐसे ही 1.4 था, ठीक है? इसको भी आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है? इसमें आपका 14 बटा में 10 आ जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो भाई, इसमें अगर 10 नंबर, इसमें जो है 14 नंबर ज़्यादा है, ज़ाहिर-सी बात है इसमें भी। तो जिसका भी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका भी वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होगा, उसका न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा, न्यूमरेटर वाली संख्या, ठीक? तो यहाँ पे कितने का 1 से ज़्यादा था? 1 का, 2 का, 3 का, इसी कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट में इसने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक पाया। पहले का आंसर बी। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन तो आपके लिए हल हुआ हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक पाया? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम, यानी कि इतिहास में जो है कम चाहिए, नीचे वाला कम चाहिए और भूगोल में क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो भूगोल में ज़्यादा कब होगा भई? नीचे वाला ज़्यादा कब होगा? जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में ऊपर वाला ज़्यादा चाहिए था, तो हमको वैल्यू कौन-सी हमने देखा है जिसका भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अभी हमको क्या है? नीचे वाला ज़्यादा चाहिए। तो नीचे वाला ज़्यादा तभी होगा जब जो भी वैल्यू दे रखी है वो 1 से क्या हो? छोटी हो। 1 से छोटी वैल्यूज़ चाहिए। तो 1 से छोटी-छोटी कौन-सी वैल्यू है? 0.65 है, 0.85 है, 0.35 है मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे देखिए 0.95 है, ठीक? तो पहला, दूसरा, तीसरा और छठा वाला आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हमको दिख रहा है, ठीक? बात समझ में आ रही है? इसमें अगर फिर से इसको भी अगर आपको चेक करना हो, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो जैसे 0.65 था, ठीक है? इसमें क्या पूछा हुआ था? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक चाहिए, ठीक है? तो देखिए 0.65 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 65 बटा में 100 आएगा, आएगा ना? यानी कि इतिहास में 65 तो भूगोल में 100। इतिहास में अगर 130 तो भूगोल में 200 इस प्रकार से चलेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है भूगोल में हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा, इतिहास में कम होगा और यही तो क्वेश्चन ने पूछा था कि इतिहास में कम चाहिए, भूगोल में ज़्यादा चाहिए। तो किसमें होगा? कितने में होगा? 4 में है ऐसा, ठीक है? कर लेंगे आसानी से, आसान था, देख कर के आप कर सकते थे, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए 83वां नंबर, लिखा हुआ है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंकों का प्रतिशत बढ़त कितना है? अंकों का प्रतिशत। दोस्तों यहाँ पे जब वैल्यूज़ अनुपात में दे रखी है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ जब अनुपात में दे रखी है, जैसे बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे 3 का लिखा हुआ है और 4 का पूछा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे अनुपात पता है हमको, जैसे पहले का जो तीसरे का अनुपात है वो 0.35 है। यानी कि इसको हम 35 बटा में 100 भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर इसने हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में अगर 35 नंबर पाया, तो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में 100 नंबर पाया है। ठीक? ये भी हो सकता है कि इसने जो है इसमें 200 नंबर पाया और इसमें जो है 70 नंबर पाया। भाई अनुपात दे रखा है ना, एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, अनुपात दे रखा है। तो जब एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। इस कारण से जब एग्ज़ैक्ट वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्लियर? कर लेंगे, बात समझ में आई? इसको भी आपको बस देख कर के करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84वां नंबर, इतिहास, भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात के बीच में अंतर क्या है? ध्यान दीजिए इतिहास और भूगोल का अधिकतम अनुपात मतलब जो सबसे बड़ा अनुपात है, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? 0.65, 0.85, 0.35, 0.25 ठीक है? ऐसे 0.4, 1.4 है यहाँ पे 1.95 या फिर 1.55 तो सबसे बड़ा तो 1.55 लगता है और सबसे छोटा 1.35 लगता है। इन दोनों का अंतर पूछा हुआ है, तो माइनस कर दीजिए 1.55 में से 1.35 को, आंसर आप मन में निकाल सकते थे 1.20 आएगा, ठीक है? 155 में से 35 जाएगा तो 120 ही तो आएगा, तो आपका 1.20 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक? आसान सा था, 2 सेकंड देख कर के आप कर सकते थे। 85वां नंबर क्वेश्चन, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, ठीक है? उसके इतिहास के अंक बताइए। छात्र 4 का, ठीक है? सबसे पहले छात्र 4 का हम निकाल लेते हैं, छात्र नंबर 4, ठीक है? 4 वाला ये रहा, कौन-सा? ये वाला है 4 का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है? इसका अनुपात दे रखा है 1.25, ठीक है? इधर मैं थोड़ा-सा इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो अनुपात दे रखा है, वो दे रखा था 1.25 इसको हम लिख सकते थे 125 बटा में 100 यानी कि अगर उसने हिस्ट्री में जो है 125 नंबर पाया है, तो ज्योग्राफी में कितना नंबर पाया है? 100 नंबर, ठीक? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है? कि भूगोल में इसको 60 अंक मिले हैं, ठीक है? ये तो अनुपात दे रखा था ना, ओरिजिनली इसको लिखा हुआ है कि भूगोल में 60 अंक मिले हैं। यानी कि ये जो 100 की वैल्यू दे रखी है, 125 बटा 100 थी ना, ठीक है? ये जो 100 की वैल्यू दे रखी है ज्योग्राफी की, इसको 60 दे रखा है, तो 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपको निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कर लीजिए, ठीक है? तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 60 गुणे 125 बटा में 100 यही हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। आसानी से आप लोग निकाल सकते थे, काट लेंगे, 25 पचे 25 चौको
ठीक है। अब 4 से काट लीजिए, 15 बार में कटेगा, 15 पचे 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। समझ में आ गया होगा सभी के, कुछ लाइफ साइंस नहीं था, बड़ा ही आसान सा था। फिर से एक बार समझाते हैं। ठीक है, देखिए भूगोल, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो उसके इतिहास में कितने अंक हैं? ठीक है, देखिए छात्र नंबर 4 का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1.25 दे रखा है। 1.25 जो है इसको हम 125 बटा में 100 लिख सकते थे, ये तो आपको पता है। अब ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात था, यानी कि हिस्ट्री में अगर इसको 125 अंक मिले तो ज्योग्राफी में 100 अंक ही मिले हैं। लेकिन ये तो अनुपात था, क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको ज्योग्राफी में कितना अंक मिला है? 60 अंक मिला है। ठीक, तो भाई 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है, तो 125 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, क्रिया गुणा जिसको आप कहते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, कर लीजिए। ठीक है, 125 गुणे 60 बटा में 100 काट लेंगे, हमारा आंसर आ गया कितना? आपका 15 पचे 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बताइए पूछा गया था और 5 नंबर का क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हालांकि ये किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, बुक का क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ। चलिए, इसमें भी आपको क्या दे रखा है? देखिए, विगत वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा आयात और निर्यात का अनुपात दर्शाया गया है। सेम वैसे ही है, आयात और निर्यात का अनुपात। ठीक है, आयात, ऊपर में आयात है, ठीक है, और नीचे में जो है निर्यात है, इसका जो है अनुपात दर्शाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1991 में 0.6 है, ठीक है, 1991 में 0.6 है, इसको हम 6/10 लिख सकते हैं ना, यानी कि आयात अगर 6 का हुआ तो निर्यात कितने का हुआ? 10 का हुआ। ठीक है, आयात और निर्यात का अनुपात दर्शाया हुआ था। ठीक, आयात अगर 6 का हुआ तो निर्यात जो है 10 का हुआ, ऐसे आपको देख लेना था। ठीक, अब इतना अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन फिर से आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखिए और इसको लगाने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि 1992 और 1993 में मिलाकर, ठीक है, 1992 और 1993 में मिलाकर कुल निर्यात 600 करोड़ का था, तो इन दोनों वर्ष में कुल आयात क्या था? आयात आपको निकालना है, निर्यात दे रखा है, मतलब नीचे वाली वैल्यूज दे रखी हैं। कब कब की? 1992 की और 1993 की। 1992 में अगर ये देखा जाए, ये 1992 का होगा और ये होगा आपका 1993 का। दोनों का संयोग से जो है 0.99 ही है। ठीक है, यानी कि अगर 1992 का, यहाँ पे चलिए मैं छोटे से मैं लिखता हूँ, 1992 का अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है? 0.9 दिया हुआ है, इसको हम 9 बटा में 10 लिख सकते हैं। ये आयात बटा में निर्यात की वैल्यू है, याद रखिएगा, आयात बटा में निर्यात, यानी कि 1992 में अगर 10 का निर्यात हुआ तो 9 का आयात हुआ। ऐसे ही 93 में भी यही है, 1993 में भी यही हाल है, 9 का अगर आयात हुआ तो 10 का निर्यात हुआ, ये तो आप समझ गए होंगे। अब दोनों वर्ष को मिला करके दिया हुआ है, दोनों वर्ष का मिला करके, तो रेशियो में भी मिला लेते हैं, निर्यात और निर्यात दोनों को जोड़ेंगे तो 10 + 10 मिला करके कुल निर्यात की बात करें तो 10 + 10 कितने का हो गया? 20 हो गया, और कुल आयात की बात करें तो 9 दूनी 18 का हो गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में? देखिए लिखा हुआ है कुल निर्यात अगर 600 करोड़ का था, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600 करोड़ दे रखी है, रुपया 600 करोड़ दे रखी है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि दोनों का कुल आयात यानी कि 18 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर से वही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आंसर निकाल करके आप बता दीजिए। ठीक है, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा? 600 गुणे में 18 बटा में 20 काट लेंगे, 20 से कटेगा कितने बार में? 20 त्रिक, ठीक है, 1 जीरो बढ़ेगा, 18 तिरिक 54 होता है, आप सभी जानते हैं, तो 540 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कर लेंगे। जैसे वो क्वेश्चन था सेम ऐसा ही है, बस आपको सिस्टम समझ जाना है कि क्या है। समझ गए? कर लेंगे सभी, आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 1995 में कंपनी का आयात 270 करोड़ थे, तो इसी वर्ष कंपनी का निर्यात क्या था? 1995, ठीक है, ये थोड़ा-सा नीचे होना चाहिए था, ऊपर कर दिया इसको, यहाँ पे होना चाहिए था इसको, ठीक है? 1.2 हम मान लेते हैं, ये 1.2 का ही है, ये थोड़ा-सा नीचे होना चाहिए था, ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है? इसको आप नीचे कर लीजिए, ठीक? 1.2 हम मान करके चलेंगे, 1995 में कितना है? 1.2 है, ठीक है? आयात और निर्यात का जो
रेशियो है वो 1.2, 1.2 को हम लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 12/10, यानी कि आयात अगर 12 का हुआ तो निर्यात कितने का हुआ, 10 का हुआ। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा था, आयात की वैल्यू दे रखी थी 270 करोड़, यानी कि 12 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 270 दे रखी है। वैल्यू किसकी निकालनी थी आपको, 10 की निकालनी थी, 10 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ऐसे ऐसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा 270 गुणा में 10 बटा में 12, कर लीजिए, निकाल लेंगे आसानी के साथ, क्वेश्चन मार्क की आपकी वैल्यू हो जाएगी, कर लेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि इसका आंसर सभी लोग निकाल लेंगे और बता भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए काट लीजिए, ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी इसको हम लिख सकते हैं, तो 3 से आप काटिए इसको। ये आप जानते हैं 3 9 बार में कटेगा, 9 त्रिक 27 होता है, 90 हो गया, और यहाँ पे 2 आ गया, फिर ये काटिए 45 हो गया, और 45 गुणे 5 आप कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 45 गुणे 5 अगर आप करेंगे तो लगभग लगभग ये 225 के लगभग में आएगा। ठीक है, 225 के लगभग में, तो भाई 225 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन में तो दिया नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर कितना आ रहा है आपका, 225 आ रहा है। ठीक, कर लेंगे, आसान सा था, अगर 225 ऑप्शन में होता तो सही हो जाता। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त है क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में कंपनी के निर्यात के समानुपाती में आयात न्यूनतम था, मतलब देखिए, आयात न्यूनतम पूछा हुआ है, किस वर्ष में आयात जो है कम था, और देखिए आयात टू निर्यात दे रखा था, ये तो आप समझ ही रहे हैं, ये आपको हर बार में ध्यान रखना है कि ऊपर आयात है नीचे निर्यात है। किस वर्ष में आयात कम था, आयात किस वर्ष कम होगा भाई, ऊपर वाला कम पूछा हुआ है, ऊपर वाला कम कब होगा, जब वैल्यू जो है लेस देन 1 होगी, लेस देन 1, 1 से कम होगी। ठीक है, तो निम्न वर्षों में से, इन चारों वर्षों में से देख लीजिए किसमें वैल्यू जो है 1 से कम है, तो देख लीजिए 1991 में 1 से कम थी, ठीक है, फिर 1992 में दे रखा है, इसमें भी 1 से कम ही है, 1993 में, 1993 में भी 1 से कम है, 1996 में, ठीक है, 1996 में 1 से ज़्यादा या फिर 1 के लगभग में है, ठीक है, 1996 में 1 है। तो 1 सेकंड मैं एक बार इसको फिर से चेक करता हूँ क्या लिखा हुआ है, कंपनी के निर्यात के समानुपाती में आयात न्यूनतम था, आयात कम पूछा हुआ है, ठीक है, आयात कम, ऊपर वाला कम, नीचे वाला ज़्यादा, तो नीचे वाला ज़्यादा किसमें होगा भाई, ठीक है, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, ये 3 में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, नीचे वाला ज़्यादा रखना है ना, नीचे वाला ज़्यादा रखना है, ऊपर वाला कम रखना है, तो हमारा आंसर वही होगा भाई, याद रखिएगा, ठीक है, इसका आंसर वही होगा, कौन-सा, जो कि ऊपर वाला जो है कम होना चाहिए भाई, याद रखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस थोड़ा-सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, एक्चुअली में ये बुक का है, बुक ऐसी बुक है कि जिसमें थोड़ा बहुत गलतियाँ हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ ही रहे होंगे, आप भी ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं आसानी के साथ। देखिए, आयात टू निर्यात दे रखा है ना, ऊपर वाला ज़्यादा होने के लिए, ऊपर वाला ज़्यादा होने के लिए आप ध्यान ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला ज़्यादा होने के लिए वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए 1 से, ऊपर वाली ज़्यादा होने के लिए वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, इतनी बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि इनमें से किस-किस वर्ष एक मतलब आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो देखिए 1 से वैल्यू बड़ी 1.5 है, इसमें भी बड़ी है, यहाँ पे भी 1 से बड़ी थोड़ी-सी वैल्यू दिख रही है क्योंकि 0.9 से थोड़ा-सा ऊपर है, इसमें भी 1.2 के लगभग में हमने इसको मान रखा है, ये भी 1.2 के लगभग में ही है, तो ये सारे में क्या होगा, आयात ज़्यादा होगा, निर्यात कम होगा। बाकी इन सबों में देखा जाए, ये जिसको बॉक्स से दिखा रहे हैं, इन सब में क्या होगा, निर्यात ज़्यादा होगा, आयात कम होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है 1 से छोटी है। बाकी का जैसे भी आप ऑप्शंस यहाँ पे गलत है, इस पे आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है? जो भी आंसर होगा आप इस प्रकार से क्वेश्चन में जब आएगा तो उसमें गलत नहीं होगा, आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1993 से 94 तक आयात का प्रतिशत वृद्धि क्या थी? अब बताइए, फिर से प्रतिशत वृद्धि दे दिया और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो भी दे रखा है वो अनुपात दे रखा है। तो अब तो आप अपना भाई पहला क्वेश्चन आपने लगाया था, उसमें क्या देखा था कि अनुपात से हम प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं। तो अनुपात से जब प्रतिशत निकाल ही नहीं सकते हैं, तो हमको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट देखते ही हम आंसर कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डेटा अपर्याप्त, ठीक है? डेटा अपर्याप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? क्योंकि अनुपात में जो है आयात में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये हम नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है आपका अपर्याप्त हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा है दिए गए वर्षों में कितने वर्ष में आयात निर्यात से अधिक था, कितने वर्षों में आयात निर्यात से अधिक था। ठीक है, ऊपर वाला अधिक चाहिए, नीचे वाला कम चाहिए, यानी कि वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए। तो एक से बड़ी कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार से इसमें बड़ी है, इसमें बड़ी है, तीन में तो सीधे सीधे बड़ी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसका भी डाउट है भाई कि ये एक है कि नहीं है, ये हो सकता है कि नीचे होगा। मैं जैसा कि मैं कहा इसमें कि यहाँ पे इसमें यहाँ पे बनाना चाहिए था इसको, और इसको लाइन पे बनाना चाहिए था। थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया, ऊपर चला गया है, ठीक है? तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 जगह ही होगा, ठीक है? इसमें है और इसमें है। ये वाला जो है 0.9 पे ही था, ठीक है? ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं इसको अगर अच्छे से बना दूँ एक बार, ठीक है? चलिए एक बार मैं इसको बना देता हूँ। ये आपका ये इस पे आएगा, ठीक है? ये जो चौकोर है ये इस पे आएगा, और फिर ऐसे आकर के ये ऐसे जाएगा, ये वाला चौकोर यहाँ पे बनेगा इस पे, और फिर इससे ऐसे उठेगा, ठीक है? अब ये वाला आपको मिटा देना है, इसको आप मत समझिएगा, सही। सही आपका ये है, ठीक है? बात समझ में आया? यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, ये 0.9 पे था, तो इसको तो नहीं मानने जाएगा ना, माना क्या-क्या जाएगा, इसको माना जाएगा, इसको माना जाएगा और इसको माना जाएगा। ये सब 1 से बड़े थे, यानी कि 3 में जो है 1 से बड़ा है। क्लियर? चलिए ये थोड़ा-सा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बुक में गलत था, या फिर गलत होगा, ठीक है? इस कारण से यहाँ पे छपैया में गलत है। ठीक? बात समझ में आ गया? कर लेंगे आप सभी। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, मुझे इतना आशा है। ठीक है? चलिए, तो ये आपके लाइन ग्राफ के क्वेश्चन, इससे कठिन नहीं पूछे जाएँगे। देखते हैं आप कि भई जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, उसी से संबंधित हमने एक सवाल और देख लिया, ठीक है? बाकी का एक सवाल और पूछा गया था, जो कि नेक्स्ट वाले उसमें पूछा गया था, उसको भी हम कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे वीडियो में जो हम बताएँगे आपको, वो हम बताएँगे आपका ये बार ग्राफ, ठीक है? बार ग्राफ में भी कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है, चलिए इसको भी हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों एक बार फिर से हम अब देखने वाले हैं, जैसा कि बार ग्राफ के बारे में हमने आपको बताया था। बार ग्राफ को हम जान लेते हैं। देखिए ये जो है वैल्यूज़ कुछ बार में बनाई हुई हैं। इसको बार ग्राफ क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग-अलग बार बनाए हुए हैं। बार का मतलब चौकोर-चौकोर खाने बनाए गए हैं, और इसका आपको जो है वैल्यूज़ पूछे हुए हैं क्या होगा, ठीक है? इसको देखने के लिए सिंपल सा यहाँ पे सब लिखा ही हुआ है कि यहाँ तक 56 है, ये 51 है, ये 53 है। ये क्वेश्चन 2021 का है, इस कारण से इसमें त्रुटि नहीं होगी, ठीक है? इस कारण से मैंने इस क्वेश्चन को ले रखा है। बाकी का आपका जो भी क्वेश्चन मिलता है आपके लेवल का, उसमें कहीं न कहीं त्रुटि रहती है। इस कारण से मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, इन बार ग्राफ को हम समझ लेते हैं। बार ग्राफ का अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लेते हैं, तब बड़ी आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स को कर लेंगे। ठीक? चलिए मैं थोड़ा-सा असाइड हो गया। अब मैं इसको समझाता हूँ और इस क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक? देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है। कुछ इसको तो आपको पढ़ना होगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप मत पढ़िए। यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है कच्चे ऊन के उत्पादन मीट्रिक टन में, ये कच्चे ऊन का उत्पादन लिखा हुआ है, ठीक? तो सिंपल से समझ सकते हैं आप, 2013-14 में जो उत्पादन हुआ है वो 56 मीट्रिक टन हुआ है। 14-15 में जो हुआ है 51 मीट्रिक टन, 15-16 में ऐसे-ऐसे आपको लिखा हुआ है। अब जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ें, बहुत ज़्यादा इसमें हमको टाइम नहीं देना है। क्वेश्चन पढ़ें और हम समझते हैं। लिखा हुआ है कच्चे ऊन के उत्पादन में न्यूनतम वृद्धि का वर्ष क्या था? ठीक है? न्यूनतम वृद्धि किस वर्ष हुई है? उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था? उच्चतम पूछा हुआ है, क्षमा कीजिएगा, न्यूनतम मैंने पढ़ लिया, ठीक है? कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था? ठीक है? उच्चतम वृद्धि किस वर्ष हुई है? ठीक, तो देखिए एक बार फिर से उच्चतम वृद्धि कब हुई है भाई? ठीक है? अगर आप इसको ऐसे-ऐसे बनाएँ, देखिए ऐसे-ऐसे अगर हम इसको जोड़ें इसके मध्य बिंदु को, ठीक है? इसके मध्य बिंदु को जब अगर हम जोड़ने लगें ऐसे-ऐसे, ठीक है? तो सबसे सीधा स्लोप कब बनेगा? बताइए ज़रा, ठीक है? उच्चतम वृद्धि पूछा हुआ है इसमें, ठीक है? सबसे सीधा स्लोप कौन-सा बन रहा है? जो जिसका लाइन एकदम सबसे सीधा होगा, वही तो सबसे ज़्यादा सबसे तीव्र वृद्धि हो रही होगी। देखिए, तो आप डाउट में आ जाएँगे कहाँ-कहाँ? 2015-16 से, और 2000 ये मतलब जैसे यहाँ से अगर इसमें देखा जाए तो भी वृद्धि हुई है, ठीक है? 15 से 16-17 में, और 16-17 से 17-18 में वृद्धि हुई है। इन्हीं दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा। बाकी का 20-21 में तो अगर देखा जाए तो उतना वृद्धि तो नहीं है, ठीक है? और 19-20 में भी उतनी वृद्धि नहीं है, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इन्हीं दोनों में आपको कन्फ्यूजन है, ठीक? 16 मतलब 17-18, 17-18 ये वाला, या फिर 16-17 मतलब ये वाला वैल्यू, ठीक है? देखिए 53 पे 65 की वृद्धि हुई है, 53 पे 65 की वृद्धि हुई है। चलिए हम मान लेते हैं कि 53 इसी के करीब में मान लेते हैं, 53 में 65 अगर देखा जाए, तो कुल मिलाकर के 12 की वृद्धि हुई है किस पे? भाई 53 से 65 हो गया है ना, 53 से 65 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा? 12 बढ़ा, हम माइनस करेंगे जब, तो 12 बढ़ा है कितने पे? 53 पे, ठीक है?
12 बढ़ा है 53 पे, 50 के लगभग में मान लिया जाए अगर इसको, तो लगभग लगभग ये 24% की वृद्धि आ रही है। 24% या फिर चलिए 20% के लगभग में मान सकते हैं, चलिए 20% के लगभग की वृद्धि है ना? भाई 12 53 का 12 कितना प्रतिशत होगा? लगभग 20% के है, तो लगभग 20% की वृद्धि है। अगर यहाँ पे देखा जाए 65 पे से 76 हो गया है, इस वाले में देखा जाए तो 65 से कितना हो गया? 76 हो गया है। कितने की वृद्धि है भाई दोस्तों? 11 की वृद्धि है। कितने पे? 0.6 मतलब 65 पे जो है जो वृद्धि है वो कितने की है? 11 की है। भाई 65 का दोगुना, ठीक है? 65 का दोगुना कितना होता है? अगर 65 का दोगुना निकाला जाए तो 13 के लगभग में अगर होता तो 20 से ऊपर की वृद्धि होती, ठीक है? 13 के लगभग में अगर होता तो 20% तब आता, लेकिन ये 20% से क्या है? कम है, ठीक है? 65 पे 11 जो है 20% से बहुत कम है। इतना तो आप लोग देख सकते होंगे, ठीक है? अब जब कम है इसका मतलब कि यहाँ पे जो वृद्धि है वो कम है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे है? तो 16-17 में ही सबसे ज़्यादा वृद्धि है। 16-17 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है? अगर बाई चांस आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि 20-21 में भी तो वृद्धि ज़्यादा हमको दिख रही है या फिर 19-20 में भी हमको ज़्यादा वृद्धि दिख रही है, तो 58 से 68 हो गया है, ठीक है? 58 से देखिए 19-20 के अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो 58 से 68 यानी कि 10 की वृद्धि हुई है कितने पे? 58 पे, ठीक है? तो भाई प्रतिशत निकाल लीजिए गुणा 100 करके, ठीक है? तो यहाँ पे 20% से कम ही आएगा, ठीक? निकाल करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? हमारा राइट आंसर हमें जो लगता है वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इतना समझ गए होंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एवरेज चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? 8 वर्षों के दौरान, ठीक है? इन 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? तो ये तो आप सभी लोग कर सकते थे। सबको जोड़ देंगे, ठीक है? और बटा में 8 कर देंगे। तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो औसत हो जाएगा, ठीक है? ये आप निकाल सकते थे और इसको आप निकाल करके बड़ी आसानी से आंसर बता देंगे। औसत का जो फ़ॉर्मूला होता है वो योग बटा में संख्या होता है। तो सबको जोड़ दीजिए 73 प्लस 68 प्लस 58, ठीक है? सब और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन के उत्पादन में प्रतिशत कितना बढ़ गया है? ठीक है? देखिए हमको क्या करना है भई, पहले 4 वर्ष यानी कि 1 ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पहला 4 वर्ष है। अगर इसको 1, 2, 3, 4 से डिनोट करें और ये अंतिम 4 वर्ष, ठीक है? ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए इसको हमने 5 कह दिया, इसको 6 कह दिया, इसको 7 कह दिया, इसको 8 कह दिया। अब इनमें जो है कितना वृद्धि हुआ है हमसे ये पूछ रहा है। यानी कि हमको इन सबों को जोड़ना पड़ेगा एक साथ। मान लीजिए इन सबों को जोड़ करके कुछ वैल्यू ए आई और इन सबों को जोड़ करके कुछ वैल्यू मान लीजिए बी आई, ठीक है? सबको जोड़ लिया, अब हमको इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि ए माइनस बी करेंगे, दोनों का डिफरेंस योग का जो अंतर आएगा उसको निकालना है। अब क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना था इससे छोटे वाले मतलब इनसे पहले 4 वर्ष से, तो ए माइनस बी बटा में बी गुणा 100 कर देना है हमको। इतना बात समझ में आ रही है? इसको मैंने फ़ॉर्मूला के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है? परसेंटेज निकालने के लिए हमको ये करना है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। भाई देखिए इसमें से आप माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे? आपके अलग-अलग तरीके होंगे माइनस करने के। आप चाहें तो भाई सबका योग कर लीजिए 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73 इसको जोड़ लीजिए, ठीक है? फिर आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हमें जो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें माइनस करना, भाई हमको माइनस ही तो करना है, तो क्यों ना हम 76 में से 56 को माइनस करें, 20 लिखें डायरेक्ट, ठीक है? क्यों ना हम 58 में से 51 को माइनस करें और डायरेक्ट हम 7 लिखें, ठीक है? और जोड़ दें एक साथ क्योंकि योग करना था, ठीक है? 68 में से जाएगा आपका 53 और 68 में से 53 गया तो लगभग-लगभग आपका आ गया कितना? 15 के प्लस 15 लिखें, ठीक है? और 73 में से 65 गया तो प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना? 8 लिख सकते हैं, ठीक है? प्लस हमने 8 लिख लिया। तो 8, 7, 15, 15, 30 और 20, 50 यानी कि कुल मिलाकर के हमारा वैल्यू आ गया 50 के, ठीक है? 50 का डिफरेंस आएगा। अब आप जैसे चाहें, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73 इन सबको जोड़िए और फिर इनको जोड़िए 65 ये और फिर दोनों का अंतर निकालिए। इससे अच्छा है कि भाई हमने ऐसे ही अंतर निकाल लिया, भाई अंतर ही तो निकाल, लेकिन भाई देखिएगा अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करके ही जाइए 2-4 क्वेश्चन, इसमें से इसको घटा लिया, इसमें से इसको घटा लिया, जो हमको अच्छा लगता है भाई घटाना ही तो है, तो हम किसी भी तरीके से घटा सकते हैं। कान ऐसे पकड़ें, चाहे ऐसे पकड़ें, पकड़ सकते हैं ना? चलिए, बात समझ में आ गया? 50 आएगा कुल मिला के डिफरेंस। तो a माइनस b की वैल्यू इतने में हमने निकाल लिया कि 50 आ गया।
बटा में बी करना है, यानी कि हमको इन सबका योग करना पड़ेगा 51, 73 ये सब। तो हमको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, बहुत आसानी से दिख रहा है कि 3 1 4 और 6, 6 4 10 हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के 10 तो ऐसे जुड़ गया, 50 50 50 यानी कि 150, 150 प्लस 10 यानी कि 160 हो गया। भाई इतने का वैल्यू हमारा 160 हो गया। ठीक है, ये सब आप जल्दी-जल्दी खुद से भी कर सकते हैं भाई। अगर नहीं समझ में आया तो 50 50 50 इसको मान लीजिए 150 हो गया ना। अब देखिए 6 प्लस 1 7 और 3 10, 150 प्लस 10 160, ऐसे आप निकाल सकते थे। अब आप लिख करके ऊपर-नीचे करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और 160 प्लस 65 कितना हो गया? 160 में 65 जोड़िए तो 225 हो गया भाई, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है? तो 50 बटा में 225 गुणा में 100 कर दीजिए। 50 बटा में 225 गुणा में 100 कर लिया? कर लिया आपने? बहुत आसान सा था। अब इसका जो है वैल्यू निकालेंगे आप, तो 22.5 का ये 50 कितना प्रतिशत है? अब आप चाहें तो काट-पीट के जैसे भी निकालिए, अलग-अलग तरीके आपके हो सकते हैं, ठीक है? जैसे भी आप निकालें तो आपका आंसर जो भी आवे, ठीक है? वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है? तो चलिए बहुत ही आसान सा था ये, इसको भी आप सभी लोग बता ही देंगे, ठीक है? लगभग ये 22.5% क्या आएगा? तो 22.5 के लगभग में आपका ऑप्शन नंबर बी था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कर भी सकते थे आप आसानी से, देखिए इसमें मैंने इसमें अंदाज़ा लगा लिया। कैसे अंदाज़ा हमने लगाया? देखिए, ये 225 था ना, 225 का 10% कितना होगा? 22.5 होगा, 22.5 होगा ना, 10%, ठीक है? अब ऊपर कितना था? 50 था, तो 22.5 और गुना करेंगे 45, यानी कि 20% की वैल्यू जो हुई, वो कितनी हो गई? 45 हो गई। और 20% से भी थोड़ा-सा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, ठीक है? तो 5 यानी कि 2 और ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग वही मैंने अंदाज़ा लगा लिया, 5 जो होगा वो 2% होगा ना, एक वैल्यू और खिसक गया। तो इस प्रकार से भाई जब 50 जब 20% है, ऐसे देखिए हमने ऐसे देखा कि भाई 50 जब 20% से थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो 5 कितना होगा? लगभग थोड़ा-सा और हो जाएगा, मतलब 20% की जगह 2% हो जाएगा। इस प्रकार से आप जैसे कर सकते थे ना, 50 जो था वो 20% था, तो 5 जो है 2% हो जाएगा। तो 20 प्लस 2 22% के लगभग में हमारा आंसर आएगा। ठीक है? बी वाला। बाकी का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते थे। ठीक है? चलिए, आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक? ये देखिए लिखा हुआ है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटन या फिर घटत किस वर्ष हो रही है? किसमें जो है अधिकतम घटत हुई है? तो देखिए यहाँ पे हमको जो स्लोप लगता है वो सबसे ज़्यादा गिर रहा है इस जगह पे। 73 से 58 हो गया है, ठीक है? तो 2018-19 ही इसका राइट आंसर होगा, बाकी सभी जगह तो हल्का-हल्का गिर रहा है, ठीक है? हमको आगे जानने पे बताना है तो भाई यही वाला जो है सबसे ज़्यादा, अगर एक लाइन बनाया जाए इसके मध्य बिंदु को इसके मध्य बिंदु से जोड़ा जाए, तो सबसे ज़्यादा कहाँ गिर रहा है? यहीं तो गिर रहा है, सीधा एकदम हो जा रहा है लाइन, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस वर्ष ये नेक्स्ट वाला आंसर करते हैं, तो 2018-2019 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? भई किस वर्ष गिर रहा है? इधर से इधर में गिर रहा है ना, तो हमेशा आगे वाला लिखा जाता है, 2018-2019 राइट आंसर, क्लियर? तो समझ गए? ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान सा आया हुआ था, बार ग्राफ से था, कर लेंगे आप सभी, ठीक? आशा करते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस में आपको थोड़ी-सी सहायता मिली होगी और क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको पता चला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ-साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन की बात करेंगे इस वीडियो सेशन के माध्यम से, जिसमें कि हम देखने वाले हैं डीआई को। डीआई यानी कि दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिए रहते हैं, कुछ डाटा दिए रहेंगे जो कि या तो आपके टेबल के फॉर्म में हो सकते हैं, या तो आपके लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट और केसलेट के फॉर्म में कभी-कभार, और कभी-कभार कुछ फॉर्मूला बेस्ड डीआई भी हो जाते हैं। ठीक है? और उन डेटा से हमको कुछ वैल्यूज़ निकालनी होती है, कुछ इंटरप्रिटेशन करना होता है और अपने कुछ क्वेश्चन्स उसपे लिखे रहते हैं लगभग एक अगर डीआई अगर आप देखते हैं तो एक डीआई में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं और उन 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कुछ आंसर्स निकालने होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप जान गए कि ये फॉर्मेट क्या-क्या हो सकता है, तो टेबल के फॉर्म में आपके दिए जा सकते हैं, जो कि आपका मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद लाइन ग्राफ, उसके बाद बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट और केसलेट, और साथ ही साथ ये फॉर्मूला बेस्ड एआई तो आपका आता ही है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम जो फोकस कर रहे हैं वो यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में हम बात करेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपके लिए ध्यान दीजिएगा केवल और केवल आपका या तो टेबल या तो लाइन ग्राफ
और बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है तो बार ग्राफ पूछा जा सकता है। बाकी के ये जो 3 है यानी कि पाई चार्ट, टेस्लेट डीआई और फार्मूला बेस्ड डीआई, ये आपके बहुत ही हायर लेवल के डीआईज़ हैं, यानी कि बहुत ही हायर लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो बेसिक रूप से आपके पीटी एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। ये बैंकिंग के एग्जामिनेशन में मतलब आपके कभी-कभार पूछ दिए जाते हैं। बैंकिंग के भी मेंस एग्जाम में टेस्लेट और फार्मूला बेस्ड डीआई आता है। और पाई चार्ट भी जो होता है यूजुअली उन एग्जाम में पूछा जाता है जो आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है? आजकल का जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ही पूछा जा रहा है, ठीक? तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो सेशन में टेबल डीआई के बारे में, यानी कि टेबल डीआई क्या होती है और इनको कैसे जो है हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि जो आपके 2021 वाले पीटी एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चंस को ही मैंने ले रखा है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है उसी पैटर्न पे बेस्ड ही कुछ नए क्वेश्चंस को भी हमने ले रखा है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलिए हम जो है क्वेश्चंस पे चलेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका ये जो है एक आपको टेबल दिख रहा होगा और कुछ चीज़ें छुप गई हैं आपकी और बाकी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ख़ैर, जो छुपा हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैं बस इसलिए हूँ ताकि मैं आपको इस टेबल को देखना सिखा पाऊँ, ठीक है? देखिए आपको ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें बस यही लिखा रहता है कि आप तालिका को पढ़िए और इस तालिका के अनुसार से आप दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि सारे ही क्वेश्चन में ये होगा, ठीक है? तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्लियर? अब आपको केवल और केवल ये पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लाइन क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है क्या 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, ठीक है? यानी कि ईयरली कमीशन अर्न्ड बाय 5 सेल्समैन, ठीक है? ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ बात करें तो अगर आप देख सकते हैं इधर में आपका जो है ये ईयर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये पूरे वैल्यूज ये ईयर दे रखे हैं और ये जो है टाइप दे रखा है सेल्समैन का टाइप, मतलब सेल्समैन ए, सेल्समैन बी, सेल्समैन सी, एक नाम है, ठीक? अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 2016 में सेल्समैन सी द्वारा कितना अर्जित किया गया है क्या कमीशन, ठीक है? तो हमने कहा 2016 में सेल्समैन सी द्वारा, तो सेल्समैन सी कहाँ पे है, ये वाली लाइन है, इसमें जाइए, ठीक है? और 2016 ये वाली लाइन है, तो दोनों कहाँ क्रॉस कर रही है, इस जगह क्रॉस कर रही है। तो कुछ आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो 27,800 के लगभग में आपका आंसर आ रहा है। देखना आप सीख गए कैसे देखा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वैल्यूज को आप देखते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 2017 में ए द्वारा, तो 2017 कौन सा लाइन है, ये वाली लाइन है। ए द्वारा ए की लाइन कौन सी है, ये है। दोनों कहाँ पे क्रॉस करेंगी, अगर यहाँ से एक लाइन बनाया जाए और ए से एक लाइन बनाया जाए तो दोनों आकर के इस जगह मिलेंगी, कुछ इस जगह मिलेंगी ना। तो ये किसका जगह है, अगर देखा जाए तो ये 25,200 आ रहा है, ठीक है? तो सेल्समैन ए द्वारा 2017 में कितनी अगर यूनिट या फिर कितना जो है लाभ अर्जित किया गया है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना है 25,200 लिखा हुआ है, ये वाला वैल्यू है आपकी, क्लियर? चलिए, तो समझ गए कैसे देखा जाता है। अब अगर आप इतना समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन करना बड़ा ही ईज़ी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन करने में कुछ करना ही नहीं है। अब मैं बैठ जाता हूँ ताकि क्वेश्चन करने में ईज़ी हो, ठीक है? चलिए, अब आपको हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है? ये आप समझ गए कैसे होता है, ठीक है? पूरा चीज़ आप समझ गए? हुँ। चलिए, अब हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चंस की ओर। ये आपके 2021 के क्वेश्चन है। थोड़ा-सा मैं जैसा कि पहला क्वेश्चन तो आपको आराम से दिख रहा होगा, इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? मतलब सेल्समैन सी कहाँ पे है? ये वाली लाइन है, ये जो मैंने अंगूठे से दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं? ये सेल्समैन सी की लाइन है, ये पूरी लाइन, ठीक है? आपको पूरी लाइन आशा करते हैं कि दिख रही होगी, ठीक है? ये सेल्समैन सी की लाइन है, ठीक? डी वाला चूक गया है, लेकिन सी की पूरी लाइन आपको दिख रही है। लिख रहा है किस वर्ष जो है ये अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, ठीक है? किस वर्ष अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? चलिए देखते हैं। अगर देखा जाए, आप देखिए 2015 से 2016 में कितनी की वृद्धि हुई है? 26,200 से 27,800 हो गया है। माइनस कीजिए बड़े में से छोटे को, 27,800 में से 26,200 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? तो अगर आप माइनस करने चलिए तो लगभग ये आएगा 2,400 के, सॉरी 2,600 ना, 2,600 2600 के लगभग में आएगा, ठीक है? इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो इसी प्रकार से 27,800 है, 28,200 है, माइनस कर लीजिए, लगभग 400 के ही आता है। अधिकतम वृद्धि आपको देखनी है, किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हो रही है,
ठीक है, यहाँ पे माइनस कीजिए 28,200 में से 29,100, ये कितना आएगा लगभग लगभग, आप देख सकते हैं दोस्तों, आसान सा ही है, ठीक है, ये आपके लगभग लगभग 900 के बराबर में आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस कीजिए तो 300 के बराबर में आ रहा है, 29,400 था, 29,100 था, तो 300 के लगभग में, और 29,400 में से 3,000 को जब आप माइनस करेंगे तो लगभग में 600 आ रहा है। तो आप बताइए, अब आप ही बता सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट वृद्धि कब है, कौन सा इसमें हाईएस्ट है, 2600 हाईएस्ट है ना। तो 2600 किस वर्ष था, आप देख सकते हैं 2015 से 2016 में जाने के लिए, यानी कि 2016 में इसने जो है अधिकतम वृद्धि दर्शाई है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। सिंपल सा आप बता सकते थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, केवल और केवल आपको देख करके वैल्यूज को निकाल लेना है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए दोस्तों आपको मैक्सिमम जो टाइम लगना चाहिए वो आपकी मतलब 4 से 5 मिनट में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है। मैं बस आपको समझाते हुए कर रहा हूँ, इस कारण से टाइम लग रहा है। आप जब एक बार सीख जाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम 4 से 5, मतलब गिरते कंडीशन में 5 से 6 मिनट में आपके सारे पांचों क्वेश्चन लग जाने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई हायर लेवल का हो तो 2 से 3 मिनट में भी लगा सकता है वो, ठीक है। जो अगर बैंकिंग वगैरह की तैयारी कोई करते होंगे उसमें तो आपके बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के डीआई जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं अब अपने आप को हाइड करता हूँ और दूसरे क्वेश्चन पे हम चलेंगे और उसको हम देखेंगे। चलिए 92वां नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2018 में बी का कुल कमीशन 5 वर्षों के 5 से पाँचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? मतलब फिर से पढ़िए, वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में, ठीक है। चलिए इसको मैं सबसे पहले तो इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। इरेज मैंने कर दिया। वर्ष 2018 में मतलब इस वर्ष, ठीक है, ये पूरा आपको देखना है। क्या लिखा हुआ है, बी का कमीशन कितना है 2018 में, ये रहा। 2018 में बी का कमीशन कितना है, 28,000 के लगभग में है। क्लियर, चलिए इसको मैं एक नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, ठीक। ये देखिए, चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अच्छा होगा जानने के लिए, ठीक है, और मैं अपने आप को दिखा भी देता हूँ। वही क्वेश्चन है, 92वां नंबर क्वेश्चन ही है। चलिए अब फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2018 में बी द्वारा अर्जित कमीशन, देखिए, चलिए मैं थोड़ा छोटा भी कर लूँ, ठीक है। वर्ष 2018 में बी द्वारा कमीशन, तो वर्ष 2018 में, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2018, ठीक है, ये वाली लाइन थी, ठीक, ये वाली पूरी लाइन, और बी द्वारा कितना कमीशन अर्जित किया गया है, 28,000 का, ठीक है। 28,000 का वर्ष 2018 में बी द्वारा अर्जित किया गया है। उसके बाद क्या लिख रहा है कि कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। कुल कमीशन की लाइन कौन सी है, ये वाली सबसे नीचे वाली लाइन, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं तो जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये लाइन आप देखिए ध्यान से, ये वाली, ये कुल कमीशन की लाइन है, ये कुल योग करके लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन वहां से वहां तक, ठीक है। यहाँ से लेकर के और ये पूरी लाइन जो है कुल कमीशन की है। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, तो कुल कमीशन का जो वैल्यू था वो कितना हो जाएगा इसी वर्ष, ठीक है। देखिए कुल कमीशन का इस वर्ष कितना वैल्यू है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कितना, 1,46,000 के लगभग, मतलब हाँ 1,46,000 के लगभग में है, तो 1,46,960 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि प्रतिशत निकालना था तो गुणा 100 कर देंगे, ठीक। प्रतिशत में आप जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत की साइन लगानी होती है तो गुणा 100 करते हैं, यानी कि लगभग लगभग आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 28,000, ठीक है, बटा में 1,46,960 और गुणा में 100। अब आप इसको क्या सॉल्व करने जाएंगे, ऐसे ऐसे काटने जाएंगे 2 से 4 से, नहीं, अप्रोक्सीमेट निकालना है। अप्रोक्सीमेट का मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं, ठीक है, एक अंदाजा लगा लेना है, अंदाजा लगा लेना है। तो चलिए अगर हम इसको 14,000 के लगभग में मान लें, 14,000 कुछ था, ठीक है। चलिए अगर इसको हम 14,000 मान लेते हैं तो मतलब 14,000 नहीं, समझ लीजिएगा 1,40,000 अगर इसको मान लेते हैं, 1,40,000, तो इसका 10%, आप जानते हैं कि 1,40,000 का 10% निकाला जाएगा तो पीछे से एक जीरो कैंसिल हो जाता है, यानी कि 14,000 के लगभग में आ जाएगा, ठीक है। पीछे से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 14,000 के लगभग में इसका 10% आएगा, ठीक है। अब 14,000 10% है और यहाँ पे देखिए 28,000 है, तो 14,000 का दुगुना होता है ना 28,000, यानी कि लगभग लगभग भाई 10% का दुगुना कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि ऊपर जो वैल्यू दे रखी है वो 1,40,000 के लगभग लगभग 20% के बराबर है, लेकिन थोड़ी सी कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 9 ये भी तो था, ठीक है, लगभग 7,000 का लगभग और यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, देखिए आप जैसे जैसे 14,000 तो है और 14,000 में कुछ और प्लस है, ठीक। तो
थोड़ा सा जो है 20% से थोड़ा सा कम है। ऑप्शन में देख लीजिए कौन से जो है ऑप्शन में 20% से थोड़ा सा कम है। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और इसी को आप करके आ जाएंगे। बस आपको एक अंदाजा लगा लेना था कि कहाँ तक आपका जा सकता है। क्लियर? अंदाजा आप लगाना सीख गए, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, ये मैं क्वेश्चन अपने से नहीं, ना ही ऑप्शन में अपने से रखा हुआ हूँ, पीटी 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कर लेंगे आप। चलिए, आसान सा था, कुछ आपको नहीं करना था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए, फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए 1,40,000 का 10% कितना होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 का 10% कितना है, तो 100 का 10% आप तुरंत कह देते हैं कि 10 होता है। क्या कर रहे हैं? पीछे से एक जीरो कैंसिल कर दे रहे हैं या फिर पीछे से एक डिजिट हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि 1,40,000 का 10% कितना होगा, तो पीछे से एक जीरो हटा देंगे, 14,000 होगा और ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो 28,000 थी, तो 14,000 के दुगुना के लगभग में आता है, यानी कि 10% का दुगुना लगभग 20% के लगभग में आता है। 20% के नियर अबाउट कौन सा ऑप्शन था? 19.05% था आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 93वां नंबर क्वेश्चन, मैंने अपने आप को हाइड कर लिया है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? ठीक है, अब आपको क्या करना होगा इसमें दोस्तों, लिख रहा है कि किस सेल्समैन का कमीशन 2018 की तुलना में 2015 में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, यानी कि 2018 में से 2015 वाले वैल्यू को, डेटा को माइनस करना होगा। ठीक है, और निकालना होगा कि किसकी अधिकतम वृद्धि है। लेकिन क्या हम सबका माइनस करने जाएंगे? नहीं, केवल और केवल हमको माइनस करना है ए का, बी का, सी का और डी का। इन्हीं चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। ई को हमको माइनस ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई ई तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ई तो अपने आप ही कट गया, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हमको इसका किसका माइनस, सबसे पहले ए का माइनस करना है, ए का माइनस कर लेते हैं। तो ए का 2018 में कितना था? 2018 में ये वैल्यू है, और ए का यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए कहाँ पे कट कर रहा है, इस जगह कट कर रहा था, यानी कि 29,800। ठीक है, अब आप इसको मन में माइनस करेंगे, ये सब लिखना नहीं है आपको। 29,800 में से क्या माइनस करना है? 2015 का ए वाला, 2015 का ए वाला कितना है? 27,350 है। ठीक है, 27,350। अब इसको माइनस कीजिए, लगभग कितना आएगा? लगभग लगभग हमको जो दिख रहा है 27,350 से 28,350 और 29,350, यानी कि 2,000 तो है ही, प्लस 350 से 800 जाने के लिए, मतलब 800 में से 350 माइनस होगा तो लगभग 450 और आ जाएगा। यानी कि लगभग लगभग आपका जो है, जो माइनस करने पे ए की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? लगभग 2450 के आ रही है। ठीक, इसी प्रकार से आप माइनस करेंगे। माइनस करना आप सीख रहे हैं ना, कैसे माइनस करना है। ठीक है, अंदाजा ही लगाना, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। यहाँ पे देखिए बी वाले को माइनस करके देखते हैं। ठीक है, बी वाले को माइनस करना है अब। ठीक, बी वाले का कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। बी वाले को जब माइनस कर रहे होंगे तो 28,000, 2018 में 28,000 और 2015 में 26,850। देखिए, अब यहाँ पे क्या हमको माइनस करने की भी जरूरत है? एक बार फिर से चलिए मैं अपने आप को दिखाता हूँ, शो करता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन। बताइए, क्या यहाँ पे हमको माइनस करने की भी जरूरत है? तो आपका आंसर बनेगा नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है दोस्तों? अगर देखा जाए, ठीक है, ये देखिए 24,000 कितना आ रहा है, ये वाला जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 24,000 2450 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 2450 आ गई है। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अधिकतम वृद्धि, तो सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए था। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ही आपने बी वाले को देखा, यहाँ पे 26,850 ही था और यहाँ पे 28,000 था। 28,000 में से 26,850 माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 2,000 से कम ही आएगा। एक आप अंदाजा लगा सकते थे कि 28,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 26,000 के लगभग में आना चाहिए था। यानी कि ये जो वैल्यू है, चूंकि 850 माइनस करना था, यानी कि 2,000 से भी कम होगा। तो इसको माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल चुकी है। 24,050 हमको ऑलरेडी, इससे बड़ी वैल्यू मिल चुकी है, तो हमको इसको माइनस करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ये हम देखेंगे नहीं, बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब हम सी वाले को देख लेते हैं। सी वाला, ये बात समझ में आई ना, इसको माइनस ही नहीं करना था। सी वाला देख लेते हैं, 26,200 था और यहाँ पे 29,100 था। माइनस करके देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम एक सेकंड के लिए मान ले रहे हैं कि 29,200 होता, तो 26,200 में से 29,200 माइनस, मतलब 29,200 में से 26,200 माइनस करते तो कितना आता? 26 के बाद 27, फिर 28, फिर 29, 3,000 के लगभग में आता।
ठीक है, 3000 आता ना, बताइए 3000 आता कि नहीं? 26,200 में से 29,200 माइनस करते तो 3000 आता, लेकिन हमने 200 नहीं था यहाँ पे, ये 29,100 ही था। हमने यहाँ पे 200 हमने अपने सुविधा के लिए लेट कर लिया है। तो भाई 100 माइनस कर दीजिए, यानी कि लगभग लगभग कितने के लगभग में आया? 2900 के लगभग में आया। जल्दी से माइनस करने का तरीका है, बड़े-बड़े नंबर्स जो हमको माइनस करने में आसान रहे वही हम लेंगे। तो ये 2900 के लगभग में आ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो आपका यही हो गया अभी तक। ए वाला भी अब हम काट देंगे, ठीक है? ए वाला नहीं हो सकता है। अब हमारा जो आंसर होगा, अगर डी वाला इससे बड़ा नहीं है तो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा यही आ गया, 2900 के लगभग में आ गया। अच्छा, डी वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 27,850 है, यहाँ पे देखा जाए तो 3060 ही है, तो 3060 में से 27,000 अगर आप माइनस करेंगे तब 3000 के मतलब आप देखिए 3000 में से अगर इसको हम अगर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3000 के लगभग में मान लेते हैं और इसको अगर हम देखिए 27,000 ही मान लेते हैं, ठीक है? चाहे 27,000 क्या आप मानेंगे, आप देखिए 27,500 से ऊपर था, ठीक है? 27,500 से ऊपर है, यानी कि लगभग 2500 के लगभग में आएगा। 3000 में से 27,500 माइनस करेंगे तो 2500 के लगभग में आएगा। तो इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं थी ना, 2500 से भी कम आएगा, ठीक है? क्योंकि 850 था, 300 इससे भी कम आएगा, 2100 के लगभग में। तो इसको भी हमको करने की ज़रूरत नहीं है, 2000 के लगभग में आ रहा है, ठीक है? इससे बड़ी वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल चुकी है सी वाली, 2900 के लगभग में मिल चुका है, यानी कि हमारा सबसे बड़ा वाला अधिकतम वृद्धि हमसे पूछा हुआ था। तो अधिकतम वृद्धि किसमें हो रहा है? अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है कि नहीं बताइए? 2900 का वृद्धि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं? तो यही वाला आंसर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है? ये किसमें हो रहा था? सी वाले में हो रहा था। तो क्यों ना हम इसको आंसर बोल दें, ठीक है? बोल देंगे ना? क्या हमको कुछ और इसमें फालतू ना करने की मतलब थी? एक-एक को हमको माइनस करने का कोई मतलब वैल्यू था? नहीं था। ठीक? चलिए, तो ये चीज़ें आप छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको आप सीख कर के जाइए, ठीक है? आपको करने कैसे हैं, ठीक? किस-किस टेक्निक्स का यूज़ करना है, छोटे-छोटे टेक्निक्स हैं जिससे आपके कैलकुलेशन तेज़ी के साथ होंगे, ठीक? अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा टाइम लग रहा होगा हमें, ठीक? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बहुत ही तेज़ी के साथ आप क्वेश्चन करेंगे जब अगर आप इन टेक्निक्स को सीख लेते हैं। इतने क्वेश्चन्स को प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके ये सब टेक्निक्स जो है एकदम आपको कंठस्थ हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। निम्न में से किस वर्ष निम्न में से किस वर्ष किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और निम्नतम कमीशन का अंतर सबसे अधिक है? ठीक है? निम्न में से किस वर्ष, ठीक? किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर सबसे अधिक है। यानी कि देखिए हम 2017 इसमें से निम्न में से केवल और केवल 2017 को देखना है, उसके बाद 2018 को देखना है, 2019 को देखना है, 2020 को देखना है। 15 और 16 को देखना ही नहीं है क्योंकि यही निम्न में मतलब निम्नलिखित में खाली 4 ही वर्ष है। ठीक? सबसे पहले तो ये आप समझ गए। अगर 2017 में देखा जाए सबसे उच्चतम 2017 में किसी भी सेल्समैन द्वारा मतलब कुल मिला के कहने का मतलब 2017 में सबसे उच्चतम वैल्यू इसमें से कौन-सी है और सबसे न्यूनतम कौन-सी है, उसमें से हमको माइनस कर देना है, ठीक है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से सबसे लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, सब में से माइनस करके देखना है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी, 2020 में भी और हम देखेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है? वही लिखा हुआ है ना डिफरेंस सबसे ज़्यादा किसमें है, इसमें सबसे ज़्यादा अंतर है। ठीक, जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। करके देख लें। चलिए, इसमें सबसे न्यूनतम वैल्यू देखिए कौन-सी है 25,200, 27,400, 28,200, 29,000, 28,000 कुछ, ठीक है? सबसे न्यूनतम हमको लग रहा है ये 25,200 और सबसे हाईएस्ट 29,800। तो 29,800 में से 25,200 को माइनस करेंगे, 25,200 को माइनस करेंगे तो लगभग क्या आ जाएगा 4,600 के लगभग में आएगा। 4,600 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2017 में। अच्छा, इसी प्रकार से 2018 में देखिए, सबसे हाईएस्ट कौन-सा है? ये वाला है। ये सबसे हाईएस्ट है। सबसे लोएस्ट देखा जाए कौन-सा है? सबसे लोएस्ट 28,000 है। ठीक है? तो 3,060 में से 28,000 माइनस हुआ, आप मन में कर सकते थे 2,060 आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे बड़ा वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है? ये तो आप तुरंत मन में कर लेते। चलिए 2019 का देखा जाए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन-सी है? देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन-सी है? 24,600, 28,500, 29,400, 29,800 या फिर 29,750 तो हमको दिखता है यहाँ पे, ये आपकी सबसे हाईएस्ट है 29,800 और सबसे कम वाली कौन-सी है?
सबसे कम वाली देखी जाए तो 24,600 है ना। अब 29,800 में से 24,600 माइनस कीजिए, कितना आएगा, लगभग लगभग 5,200 के लगभग में आएगा। आप माइनस करके देख सकते हैं, 800 में से 600 गया तो 200, और 29,000 में से 24,000 गया, इस प्रकार से माइनस करते हैं भाई। 800 में से 600 माइनस कर दिया तो 200 आया, ठीक है। और 29,000 में से 24,000 माइनस किया तो 29 में से 24 माइनस तो 5,000, यानी कि 5,200। छोटे छोटे नंबर्स को बनाइए। अगर आप इसको 29,000 के रूप में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा और आपको माइनस करने में बहुत मुश्किल होगा। 2020 में भी देख लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। 2020 में सबसे छोटी वैल्यू हमको 27,000 दिखता है, और सबसे बड़ी वैल्यू जो दिखती है वो 32,000 दिखती है, ठीक। तो 32,000 में से 27,000 को माइनस करेंगे तो लगभग 5,000 ही आ रहा है। अब देखिए ये 5,000 है, ये 5,200 है, ठीक। तो सबसे बड़ा किसमें है, 2019 वर्ष में है, तो 2019 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, वर्ष 2019 में था, तो 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके 2021 वाले पीईटी का में पूछा गया था, ठीक है। 2021 वाले पीईटी का ये क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। चलिए, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं जल्दी से, और इसको आप सभी इसमें ज्यादातर आंसर्स करेंगे। चलिए, ये देखिए यहाँ पर एक टेबल जो है बनाए रखा है, ठीक है। चलिए, इस टेबल को हमें समझाना है थोड़ा सा, और हम अपने आप को खींच लेते हैं। देखिए, ये कुछ टेबल बना रखा है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे कुछ दे रखा है, और ये मतलब छात्र के नाम है ए बी सी डी ई एफ। इनके द्वारा इतिहास में, विज्ञान में, भूगोल में, अंग्रेजी, हिंदी और गणित, अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर से लोग पाए हैं ये दिखाया हुआ है। यहाँ पे कुल योग दिखाया हुआ है कि ई द्वारा कुल अंक जो है 700, एफ द्वारा कुल अंक इतना, ठीक है। और यहाँ पे जो एकदम ये वाली लाइन आपको दर्शाई गई है, अगर इसको हम थोड़ा सा और इधर कर लें, ठीक है, और आपको दिखाने की कोशिश करें, तो ये वाली जो आपकी लाइन देख रहे हैं आप, ये कुल अंक है। मतलब अगर कहा जाए, ये जो है इतिहास में कितना पाया है, 150 में से 75, यानी कि लगभग 50%। ऐसे ही बी कितना पाया है, 105, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये टोटल अंकों का जो योग है वो कितना है, 1,000 अंकों का टोटल एग्जाम था। इसमें से कितने कितने के अलग अलग सब्जेक्ट के दे रखे हैं, और ये वैल्यूज दे रखे हैं, ठीक। टेबल समझ गया क्या दे रखा है। अगर मैं कहूँ कि बताइए बी द्वारा अंग्रेजी में कितना अंक पाया गया, तो अंग्रेजी में बी द्वारा कितना अंक पाया गया है, ये देखिए ये वैल्यू है, कितनी है, 130। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही सी द्वारा हिंदी में 90 अंक, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें आप देखेंगे कैसे, वो तो आप सीख गए। चलिए, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि छात्र बी द्वारा इतिहास और छात्र सी द्वारा किसमें, हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के बीच का प्रतिशत अंतर बताइए, ठीक है। छात्र बी द्वारा इतिहास में, छात्र बी द्वारा ये वाली लाइन है, द्वारा इतिहास में कितना अंक पाया गया, आप देख सकते हैं 105 अंक पाया गया, कितने में, 150 में से। तो 105 अंक पाया गया है, 150 में से कितना प्रतिशत है, तो भाई 150 का 10% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। एक जीरो हटा देते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया है, 10% 15 हो जाएगा। और 15 सते आपका कितना होता है, 105 होता है, यानी कि लगभग ये भाई देखिए 10% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा 150 का, ठीक है। और 15 सत्ते यहाँ पे 105 था, यानी कि 7 से गुणा किया गया है, तो इधर अगर 7 से गुणा किया गया है तो इधर भी हम 7 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये कितना प्रतिशत है, 70% है, ठीक है। आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते थे ऐसे करके, 105 बटा 150 ऐसे करके आप निकाल सकते थे, गुणा 100 ऐसे मतलब प्रतिशत में आप निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे हम क्यों करने जाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम बस ऐसे निकालेंगे, 70% है, बात समझ गए, निकाल लेंगे। चलिए, 70% कितना पाया भाई, इतिहास में इसने कितना प्रतिशत अंक पाया है, तो 70% अंक पाया है। अब हमको क्या निकालना है, छात्र सी द्वारा हिंदी में, छात्र सी द्वारा, ठीक है, ये वाली लाइन हिंदी में, हिंदी कहाँ पे है, ये रहा हिंदी में, 100 में से 90 अंक, यानी कि कितना प्रतिशत अंक, ये 70% और ये 90%। दोनों के बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस, इसको डिफरेंस की साइन कहते हैं, ठीक है, ऐसे एस की तरह बना दिया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 70 और 90 का 20 का डिफरेंस है, 20% का, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20%। समझ गए क्या करना था, कैसे करना था, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पढ़िए क्वेश्चन और फिर से आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा हुआ है? सी के लिए अंग्रेजी के अंकों के प्रतिशत और सभी 6 विषयों के अंकों के प्रतिशत के औसत प्रतिशत के बीच क्या अंतर है? फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, सी के लिए अंग्रेजी के अंकों के प्रतिशत, सी के लिए अंग्रेजी के अंक, सी के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़ा करें और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, सी के लिए, ये सी की लाइन है, अंग्रेजी के अंक कितने हैं? 150 हैं। कितने में से? 200 में से। ध्यान दीजिएगा, 200 में से 150 है, ठीक। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अंकों के प्रतिशत निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है अंकों का प्रतिशत। तो भाई 150 है 200 में से, कितना हो जाएगा? आसानी के साथ आप निकाल सकते थे, सभी निकाल सकते थे, ठीक है। 150 है कितने में से? 200 में से। आप इसको ऐसे काटेंगे तो 3/4 आएगा, और 3/4 का कितना वैल्यू होता है? आप जानते हैं 75% होता है। नहीं तो आप 100 से गुणा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए तो 25 बार में जाएगा, 25 तिरिक 75, यानी कि 75%। अब ऐसे तो आप देख करके बता सकते थे भाई 3/4 था तो 75% ही होता है। क्लियर? चलिए, तो अंग्रेजी में कितना प्रतिशत पाया? ये 75%, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? सभी 6 विषयों के अंक के औसत प्रतिशत के बीच कितना अंतर है? सभी 6 विषयों में सी द्वारा अंक कितना पाया गया है? 680। कितने में से? टोटल 1000 में से। 1000 में से देखिए 1000 ये जो उधर लिखा हुआ है, इसमें से 680 अंक कितना प्रतिशत हो गया? 1000 में से 680 68% प्रतिशत हुआ कि नहीं हुआ? भाई जाहिर सी बात है, और 1000 में का 680 68% ही हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इनके बीच का अंतर निकाल लेना, मतलब 75 और 68% के बीच का कितना अंतर है? भाई टोटल प्रतिशत इसका 68 है और अंग्रेजी का प्रतिशत कितना है? आपका 75% है, ठीक है। तो पूछा हुआ था कि दोनों के बीच क्या अंतर है, टोटल और अंग्रेजी के प्रतिशत के बीच क्या अंतर है? तो 75 में से 68 को माइनस कर लेंगे, कितना आएगा? लगभग 7% क्या आएगा? ठीक है, आपका ऑप्शन ए 7% यहाँ पे दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चंस में? दिक्कत तो नहीं होगी? चलिए, फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सी के लिए अंग्रेजी के अंक, सी के लिए अंग्रेजी के अंक कितना है? 150 है। कितने में से? 200 में से, ठीक है। 200 में से 150 अंकों के प्रतिशत लिखा हुआ था, देखिए अंकों के प्रतिशत। तो 150 200 का कितना प्रतिशत है? अगर निकालिए तो क्या करेंगे? 150 बटा में 200 गुणा 100 करके आप निकाल सकते थे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे डायरेक्ट काट लें, 50 तिरिक 50 चौक, ठीक है। 4 से 25 बार में कटता है, 25 तिरिक 75%, ठीक। ऐसे डायरेक्ट आप देख करके भी कर सकते थे जो करना चाहें। दूसरा है कि यहाँ पे देखिए कुल अंकों का कितना प्रतिशत है, लिखा हुआ है सभी 6 विषयों में औसत प्रतिशत, 6 विषयों में इसने कितना अंक पाया? 680 अंक। कितने में से? 1000 में से। 1000 में से 680, फिर से आप चाहें तो 680 बटा में 1000 गुणे 100 करके आप निकाल सकते थे, तो ये आपका 68% आ जाएगा। दोनों के बीच का अंतर 7% का है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कर लेंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ है डी ने कितने विषयों में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? डी ने, ये डी का अंक है पूरा, ठीक है। कितने विषयों में 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? अब इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन का बहुत तगड़ा यूज करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप कैलकुलेट आपको करना आना चाहिए। देखिए, अगर मैं कहूँ कि इतिहास में डी ने कितना अंक पाया है? 85 अंक। कितने में से? 150 में से। 150 में से 85 है तो क्या 70 से अधिक है? भाई 150 अंक का 70% कितना होगा? 150 का 10% 15 होगा, और 70% देखा जाए तो गुणा 7 करना होगा। आप जानते हैं 15 को गुणा 7 करेंगे तो इधर भी भाई 10% क्या था? आप ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, 150 का 10% कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये 10% की वैल्यू है, तो 70% की वैल्यू मतलब 7 गुणे 10 करेंगे तो इधर भी 15 गुणे भी 7 करना पड़ेगा, तो 15 7 कितना होता है? 105 होता है। आप जानते हैं ना? चलिए, तो 105 होता है तब ये जो है कितना होता है? 105 नहीं है, 105 से कम है, यानी कि ये जो है 70% नहीं है, ये आपको नहीं आपको लेना है। लिखा हुआ है कितने विषयों में अंक जो है 70% से अधिक है, केवल 70% से अधिक वाले को लेंगे, 70% को भी नहीं लेंगे, उससे अधिक वाले को ही लेना है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही देखा जाए 200 में से 115 नंबर पाता है ये विज्ञान में, तो 200 में से अगर हम देखा जाए 70% कितना होगा? 100 का 70% 70 होता है,
तो 200 का 70%, भाई 100 का दुगुना 200, तो 70 का दुगुना 140, 140 अंक पाना चाहिए था, नहीं कितना पाया 115, ये भी नहीं 70% है। ये देखिए 150 में से कितना चाहिए था 70 होने के लिए, अभी हमने कैलकुलेट किया 105 होना चाहिए था, 95 ही है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर 200 में से 125 पाता है, 200 में से 140 होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता है। 100 में से 65, 65% ही है, ये भी नहीं हो सकता है। 200 में से 135, कितना 200 में से 135, ठीक है, अगर 140 होता तब हो जाता, ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि किसी में भी इसने जो है 70% अंक या फिर 70% से ऊपर इसने किसी में भी प्राप्त नहीं किए हैं, 70% तक भी नहीं पहुंचा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पाया है, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, 70% से अधिक अंक पूछा हुआ था, इस प्रकार से निकालेंगे। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा स्पीड में हम चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप तुरंत लगा सकते हैं। लिखा हुआ है अंग्रेजी के लिए छह छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के सन्निकट प्रतिशत क्या है। अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी अंग्रेजी वाली लाइन, ठीक है, ये वाली है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, सभी 6 बच्चों द्वारा, ठीक है, प्राप्त किए गए औसत प्रतिशत का मतलब औसत कितना है, इसका औसत प्रतिशत निकालना था। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सभी बच्चों द्वारा जितना जितना अंक प्राप्त किया गया है उसका हमको एवरेज मतलब उसका सबसे पहले परसेंटेज निकालिए और उस परसेंटेज का एवरेज निकाल दीजिए। देखिए 200 में से 140 नंबर पाता है कौन, ए, तो 200 में से 140 अंक पाता है, कितना हो गया 70% हो गया कि नहीं, हो गया ना, अभी मैंने जस्ट बताया भाई। अगर 100 का 70% देखा जाए तो कितना होता है 70 होता है, तो 200 का 70% कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा 2 किए हैं तो यहाँ पे भी गुणा 2 कर देंगे 140 हो जाएगा, यानी कि ये 70% है। ठीक, अब देखिए ये कितना है 130 है, तो 200 का कितना प्रतिशत है 65% है। आप लोग कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है भाई। आप इसको क्या करेंगे 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 200 में से था ना, तो 2 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा वही प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, 300 से होता, 300 से भाग 3 से भाग देते, जितना आता वही प्रतिशत हो जाता। चलिए, अब देखिए ये आपका 70% हो गया, ये 65% हो गया दूसरे वाले का। हमको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज आप जानते हैं औसत के लिए क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए औसत की वैल्यू क्या होती है आप सभी जानते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। आप जानते हैं योग बटा में संख्या होता है, योग बटा में संख्या होता है, औसत निकालने के लिए योग बटा में संख्या करते हैं, ठीक है। तो योग सबसे पहले निकालना है किसका, प्रतिशत का। तो पहले वाले का जो प्रतिशत हमने निकाला वो कितना आया 70%। चलिए, तो पहले का हम हमें जो आया है वो आया है कितना 70%, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो 70 प्लस दूसरे का हमने निकाला कितना आया 65% आया, तीसरे का निकालिए 150 है, 150 कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 का कितना प्रतिशत है, 200 का 150 कितना प्रतिशत है। अगर आप इसको चाहें तो आप ऐसे करके देख सकते हैं भाई, 3/4 है, यानी कि 75% के लगभग में है, आप आसानी से कर सकते थे, 75% है, ठीक है। 125 कितना प्रतिशत है, 125 कीजिए, कर सकते हैं बताइए। अगर आप चाहें तो ऐसे आप निकाल करके करेंगे, 125 बट्टा में 200 गुणा 100 कर लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, 125 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, लगभग 67.5% आएगा कि नहीं बताइए, 67.5 आ जाएगा कि नहीं। एक सेकेंड, 62.5 सॉरी, ठीक है, ये 62.5 के लगभग में आ जाएगा, ठीक है। प्लस भाई इसका आधा 120 का आधा 60 और 5 का आधा 2.5, कितना हो गया 62.5 हो गया, 62.5, ठीक है। 125 हो गया, ये भी कट गया। 175 देखिए, ठीक है, 175, 140 का 70 और 5 का है, यानी 72.5% ये हो गया, हो गया। और 110 था यहाँ पे, तो प्लस लिख लीजिए, 110 था, तो इसका भी आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। बताइए 110 का कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कितना प्रतिशत हो जाएगा। भाई 110 था ना, 200 में से 110 आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। 110 को 2 से भाग दे दीजिए, सिंपल सा, कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा, ठीक, 55% हो जाएगा ना। अब इसका हमको क्या करना है, एवरेज निकालना था, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, बटा में 1 2 3 4 5 6 बटा में 6 कर देंगे, सबको जोड़िए और बटा में 6 कर दीजिए, ठीक है। तो सबको जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, सबको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। सबको आप जोड़ लीजिए और बटा में आपको क्या कर देना है, 6 से सबको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो सबको सबको जोड़िए और बटा में 6 कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ठीक।
चलिए करके देखिए कितना आ रहा है, सबको जोड़िए। थोड़ा सा 1 सेकंड आप हमें टाइम दीजिएगा, थोड़ा फ़ोन यहाँ पे बज रहा है, ठीक है? 1 सेकंड में बता दे रहा हूँ। क्या है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ लीजिए। 65, 65 आप बट्टा में 6 कर दीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है? इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टेबल डीआई का, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टेबल डीआई का एक और क्वेश्चन जो कि आपके पीटी में पूछा गया ये वाला, और साथ ही साथ इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम बात करेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन के ऊपर फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नहीं बताने जाएँगे, आपको तेज़ी-तेज़ी केवल क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराएँगे कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी लगा सकते हैं और किस प्रकार से आपको जो है टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? चलिए, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वाला डीआई का सेशन पसंद आया होगा। 2 क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है? और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों आज के इस सेशन में एक फिर से बहुत ही प्यारा सा प्रश्न जो कि पीईटी 2021 में पूछा गया है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका इससे इसी के पैटर्न पे बेस्ड होगा। तो आइए चलिए सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं खुद से सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लिया, और अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर से वही चीज़, वो चीज़ हमको नहीं पढ़ना है ऊपर, इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ यहाँ पे दे रखा है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो दे रखा है ऐसे-ऐसे, ठीक है? वो क्या है इस टेबल में? वो है मंथ, यानी कि महीनों की संख्या, आपको महीने दे रखे हैं, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, ठीक? और ऐसे-ऐसे जो दे रखा है वो क्या है? आपका ब्रोकर्स के नाम दे रखे हैं, एंजल, शेर खान, ज़ीरोधा, ट्रेड बुल्स, ये अलग-अलग जो है आपके ब्रोकर्स के नाम हैं, ठीक है? और बीच में जो एंट्रीज़ दे रखी हैं जैसे 25, 28 ये सब जो लिखा हुआ है, ये है कि इस ब्रोकर द्वारा जो महीने दिए हुए हैं उस महीने में कितने जो है सेलिंग की गई, ठीक है? जैसे एंजल ब्रोकर द्वारा अगस्त में कहा जाए तो 65 एंजल ब्रोकर द्वारा, देखिए एंजल ब्रोकर ये है, और अगस्त में कितना बेचा तो 65 बेचा है, ठीक? इसी प्रकार से आप अलग-अलग एंट्रीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है? जैसे सितंबर में शेर खान द्वारा, तो सितंबर में शेर खान द्वारा 45 बेचा गया। ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया था, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको लगाने में कितना टाइम लगेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं अपने खुद से सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको सिखाएँगे। निम्नलिखित में से किस महीने में कुल खातों की संख्या का औसत महत्तम है? औसत महत्तम उसी का होगा जिसका योग महत्तम, और योग महत्तम उसी का होगा जिसका एंट्रीज महत्तम हो। 25, 28 हमको देखना है, जून, अगस्त, सितंबर, मई, यानी कि जुलाई को देखना ही नहीं है, ठीक है? 25, 28, 65 इसको देख करके ये लगता है आंसर, इसको देख करके फिर ये लगता है, इसको देख करके फिर इन्हीं दोनों में से कोई लगता है, ये वाला लगता है, इन सबको देख करके फिर ये लगता है, यानी कि हमारा सितंबर ही आंसर लगता है, ठीक है? ऑप्शन बी, ठीक? चलिए अब हमने इसको कैसे किया, आपको लग रहा होगा कि हमने कैसे किया केवल और केवल देख करके। आइए चलिए अब आपको हम बताते हैं। ठीक, सीखने के लिए थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, 1 सेकंड के अंदर आप चाहें कि इतना तेज़ी से लगा लें तो नहीं लगा पाएँगे, थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेसिकली जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस महीने खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? औसत, औसत आप जानते हैं दोस्तों, औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? औसत एवरेज इक्वल टू होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है? योग बटा में संख्या। और यही आपसे पूछा हुआ है कि किस वर्ष का औसत महत्तम है। अब औसत निकालने के लिए मतलब हमको जो है, देखिए जून का औसत निकालना पड़ेगा, अगस्त का औसत, सितंबर का, मई का, और देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो क्या हम जून के सारे एंट्रीज को जोड़ें? जैसे यहाँ पे 28 है, 18 है, 45 है, 42 है, इस सबको जोड़ें और 4 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि संख्याएँ कितनी है? 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? तो ऐसे ही आपको सबको करना पड़ेगा, लेकिन इतना क्या करने की ज़रूरत था? नहीं कर ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि देखिए औसत उसी का महत्तम होगा जिसका कि योग सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं औसत जो है वो योग के क्या है? क्रमानुपाती है कि नहीं? ठीक है? औसत योग के क्रमानुपाती है, तो औसत उसी का सबसे ज़्यादा होगा जिसका कि योग सबसे ज़्यादा होगा, ठीक? योग सबसे ज़्यादा होगा, और योग उसी का सबसे ज़्यादा होगा जिसके इंचेस बड़े-बड़े होंगे। भाई
अगर हम 100, 200, 500 ऐसे जोड़ेंगे, वो ज्यादा होगा ना, बड़े-बड़े जिसके डेटा होंगे, एंट्रीज जिसके ज्यादा होंगी। तो अब हमको बस ये चेक कर लेना है कि इसमें सबसे ज्यादा एंट्रीज किसकी हैं। अब कैसे चेक करेंगे? पहला मई है, मई देखिए जुलाई को तो हमको देखना ही नहीं है क्योंकि जुलाई ऑप्शन में ही नहीं है, तो जुलाई को हमने पहले ही कट कर दिया। अब देखिए मई, जून, अगस्त, सितंबर, इन सब में हमको देखना है कि सबसे ज्यादा एंट्री किसकी है, सबसे बड़ा अंक किसके पास है, ठीक है? और सब सब में देखना है, सब में का औसत हमको निकालना है, ठीक? तो 25, 28, 65, 55 कौन सा सबसे बड़ा है? 65 सबसे बड़ा है, ठीक? ये दोनों बहुत छोटे हैं, मई और जून जो है बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि नेक्स्ट इंक्रीज भी अगर बहुत बड़ी नहीं आएगी इनके पास, ठीक है, 65, 70, 50 के लगभग में नहीं आई, तो ये आंसर हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे हैं। 65, 55 बहुत ज्यादा है 25 और 28 से, ठीक है। इसी प्रकार से 22, 18 फिर छोटे हो गए, तो छोटे छोटे फिर नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 22, 18 है, 30 है, 45 है। यहाँ पे देखने से लगता है कि सितंबर वाला बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। फिर 30, 45, 35, 40, अब इसमें भी देखा जाए तो ये वाला ज्यादा तो है, हालांकि जून में हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है, परंतु उतना ज्यादा नहीं है। देखिए 45 है, यहाँ पे देखिए अगर इसको 40 है, ठीक है, मतलब ये केवल और केवल 5 का डिफरेंस है 40 और 45 में। और इससे बहुत ज्यादा का डिफरेंस 28 से 55 का डिफरेंस, 18 से आप देख सकते हैं 45 का डिफरेंस, बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो चुका है पहले ही, ठीक है। तो अगर उसको डिफरेंस को बराबर भी करना चाहे तो ये जो 5 की वैल्यू है ये नहीं कर सकता है, ठीक। तो ये आपका नहीं हो सकता भाई, ये दोनों को तो हम ऐसे ही देख करके अब काट दिए कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे वैल्यूज हैं। आप चाहें तो सबका सम कर लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है, योग देखेंगे बहुत छोटा आएगा उनका। हमारा आंसर या तो अगस्त में होगा या तो सितंबर में से कोई एक डाटा होगा, ठीक। अब इनमें से हमको डिसाइड करना है भाई, इसमें से देखिए पहले वाले में 65 बड़ा है, 55 छोटा है, ठीक। दूसरे में ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तीसरे में भी यही बड़ा है, चौथे में भी यही बड़ा है, ठीक है। और ये बड़ा के संख्या अगर देखा जाए तो देखिए 65 से 55 कितना बड़ा है, ठीक है, मतलब 55 से 65 कितना बड़ा है, अगर देखा जाए तो 10 बड़ा है, ठीक। मतलब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा या फिर इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए, हमको अंतर क्यों निकालना है, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन-सा है ये हमको देखना है। तो 55 और 65 में बड़ा देखा जाए तो 10 का बड़ा है अगस्त, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे जब दूसरा वाला एंट्री हम देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है, इसमें जो है 15 का वृद्धि है, देख सकते हैं आप 15 का। अगर दोनों को सम अप किया जाए, ये बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए अगर दोनों को सम अप किया जाए, मतलब इनका दोनों जोड़ा जाए और इसका दोनों जोड़ा जाए, तो भी अभी ये कितना बड़ा होगा? देखिए यहाँ पे 15 बड़ा था, ये 10 ही बड़ा था, तो माइनस हो जाएगा, तो 5 बड़ा अभी भी ये वाला आएगा। अब आप चाहे तो दोनों को सम करके देख लीजिए, ठीक है। 65 और 30 कितना होता है? 95 होता है ना, और 45 और 55 कितना होता है? 100 होता है। ये वाला 5 बड़ा आया कि नहीं? 5 ज्यादा है कि नहीं? आया है ना? कैसे हमने किया? इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे देखा जाए तो 55 से 65 10 बड़ा है, और 30 से 45 कितना बड़ा है? 15 बड़ा है भाई, प्लस 15 है। अब चूंकि हमको उसका डिफरेंस निकालना था, तो भाई हम खाली डिफरेंस डिफरेंस को माइनस कर लेते हैं, तो 15 में से 10 गया, यानी कि अभी भी ये कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। इसी प्रकार से इसको देखा जाए तो अभी भी ये 5 बड़ा है, और 50 और 60 को देखा जाए तो 10 बड़ा है, यानी कि जो सितंबर के महीने की एंट्री है वो अगस्त के महीने से कुल मिलाकर के 10, 5, 15, 5, 20, यानी कि कुल मिलाकर के 20 बड़ी आएगी। आप चाहिए तो जो है इसको सबको जोड़ लीजिएगा और अगस्त वाले को सबको जोड़ लीजिएगा। आप देखिएगा कि अगस्त से सितंबर जो है 20 पॉइंट ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझने के लिए अगर आप समझ जाएंगे तो आप बड़े-बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 1 सेकंड के अंदर आप हल कर सकते हैं। बस आपको समझने में इस चीज को हो सकता है कि थोड़ा-सा टाइम लगे। ठीक? तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा योग किसका होगा? सितंबर का ही होगा। ठीक है? और सितंबर का अगर योग सबसे बड़ा होगा तो जाहिर-सी बात है, अगर योग को 4 से भाग देंगे वो भी सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि सबको 4 से भाग देना था, सबका ही औसत निकालना था। तो जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसी का औसत भी सबसे ज्यादा होगा, और इस प्रकार से हमारा सितंबर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और देखिए और एक बार और पकड़ने का कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ अच्छा सा है, कह रहा है अगस्त में खुले खातों की संख्या। अगस्त में खुले खातों की संख्या, यानी कि ये वाली लाइन पूरी जोड़नी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद अ, खुले जून में खुले खातों की संख्या, जून में खुले खातों की संख्या यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी। मतलब अगस्त वाला बेस वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, बेस वैल्यू में क्या होगा? अगस्त
में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कितनी कम, नहीं सॉरी क्षमा कीजिएगा, जून वाला जो होगा वो आपका बेस वैल्यू होगा। बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, जून वाला हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब कितना कम या ज्यादा है, और उसका प्रतिशत निकाल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है भाई। जून में कितना खाता खोला गया और अगस्त में कितना खाता खोला गया, इन दोनों को पहले इन दोनों का योग निकाल करके उनका डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो योग कर लेते हैं। 65 और 35, यहाँ पे हमको 65 और 35 मिलकर के 100, और 50 और 30 80, यानी कि 180 ये हो गया। आप इसको जल्दी से ऐड कर सकते थे। इसी प्रकार से इसको देखें जरा जल्दी से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 दूनी 16, 16 16 16 7 23, 23 का 3 कैरी गया 2, 2 2 4, 4 और 9, 4 और 9 आपका हो गया 13, यानी कि 133 आपका ये आ गया। 180 आपका अगस्त में है, 133 आपका है जून में, दोनों को माइनस करेंगे 47 आ जाएगा। आंसर आपका होगा 47/133 गुणा में 100। भाई हमको परसेंटेज निकालना था, अभी मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं, अभी आप घबराइएगा नहीं, अभी मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ, आप कितना जल्दी कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम करें तो ये 4 बार में लगता है, ये 3 बार में लगता है, ये आपका 12 बार में लगता है। आंसर होगा 12 तिरिक 36 से थोड़ा सा कम, 36 से थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर बी हमको लगता है आंसर। ठीक, अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी भी मैंने जो है आपको समझाते हुए थोड़ा किया, अगर ऐसा होगा जो इसको मतलब पहले से भी डीआई के बारे में कुछ जानता होगा तो समझ गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं आप जानते हैं तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि मैंने किया क्या। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगस्त में खुले खातों की संख्या, ठीक, जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी। तो सबसे पहले अगस्त में कुल मिला के कितने खाते खोले गए इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 65, 30, 35 और 50 इसको जोड़ते हैं तो 65 और 35 मिलकर के 100, और 30 और 50 मिलकर के 80, 5 3 8 होता है, तो 100 और 80 मिलकर के 180 हो गया। इसी प्रकार से इसको जोड़िए तो 8 दूनी 16 और 16 7 23, 23 का 3 कैरी गया 2, 2 2 4 एक, उसके बाद 4 यहाँ पे था, और 4 4 8 और एक 9 था, 9 4 13 होता है, तो 13 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि ये आया आपका 133 और ये आया है 180। अब लिखा हुआ है कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ये अगस्त वाला है, ये जून वाला है, प्रतिशत में निकालना है कम या अधिक। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना कम या अधिक है, 180 133 से कितना कम या अधिक है, तो 180 133 से 47 ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 47 ज्यादा है। ठीक, अब आपके पास 47 आ गया, अब आपको क्या करना है, इसका प्रतिशत निकालना है। किससे प्रतिशत निकालना था, जून से निकालना था, तो 47 ज्यादा है बट्टा में जून का कितना है, जून 133 है, बेस वैल्यू आपका जून का हो जाएगा, और गुणा में हम कर देंगे 100 के। अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई, ये भी हमारे लिए परेशानी है। अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है तो आप देख सकते हैं 47 गुणे 100 हो जाएगा आपका 4700, और उसको भाग दे दीजिए 133 से। ठीक, और नहीं तो आप इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, देखिए 100 में हमको पता है, अगर 100 का देखा जाए, यहाँ पे 100 है, तो 100 में हमको पता है कि 3 बार 33 आता है, 33 33 33 को 3 बार जोड़ा जाए तो लगभग जो है 99 के होता है, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम मान सकते हैं कि 100 में जो है 3 बार 33 आता है कि नहीं, आता ही है। ठीक है, और यहाँ पे 133 था, यानी कि 4 बार लगभग 33 आएगा, तो अगर एक अप्रोक्सीमेटली काटा जाए तो ये 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। बात इतनी समझ में आई कि नहीं, ठीक है, 4 बार में और 3 बार में, बात समझ में आ गई। अब देखिए फिर से काटते हैं, 4 है, ऊपर में 47 है, तो ये आएगा 1 और 2, 12 से थोड़ा सा कम आएगा, 12 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 47 था, 12 चौक 48 होता है, 12 से थोड़ा सा कम आएगा। बात समझ में आ रही है, और ये जो नीचे वैल्यू है ये 4 से अभी थोड़ा सा ज्यादा ही होती है। ठीक है, मैंने तो 4 अप्रोक्सीमेट माना था, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो 12 से थोड़ी सी कम होगी। ठीक, 12 से थोड़ी सी कम गुणा में 3, 12 से थोड़ा सा कम गुणा में 3, यानी कि 12 तिरिक 36 से थोड़ा सा कम आंसर होगा। 36 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी था। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो है चीजों को अप्लाई करके और निकालते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से आप अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन बैंकिंग में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, लेकिन आपके रियल लाइफ में भी इसकी जरूरत पड़ती है, सारे एग्जाम में आप इससे क्वेश्चंस लगा सकते हैं और बिल्कुल ही सही आंसर होगा आपका। ठीक है, अगर आपको लगता है कि टाइम लग रहा है हमको,
तो टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आंसर गलत होने का चांस है, गलत नहीं होगा, ठीक है। आप हो सकता है कि 50 क्वेश्चन कीजिए तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन गलती हो जाए, ठीक है। परंतु अगर आप इस चीज को सीख जाते हैं तो आपका जो स्पीड है ना बहुत तेज बढ़ जाएगा, बहुत तेज बढ़ जाएगा। और वो स्पीड आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि 1-2 क्वेश्चन की गलती आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन की गलती अगर आपसे हो भी जाती है तो उससे ज्यादा आप जो है अपने दूसरे सेक्शन में स्कोर कर लेंगे, क्योंकि आप जब टाइम बचा लेंगे तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन को लगा सकेंगे। किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, रीजनिंग लगा सकेंगे आप, जीके के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकेंगे। तो इस प्रकार से आपकी टाइम बहुत ज्यादा ये सेव करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये समझ में आ गया सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने अपने आप को हाइड कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मई से सितंबर तक एंजल के में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। मैं पहले मिटा दूं सबको, क्वेश्चन समझिए, ठीक है, आसान सा है। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व भी कराता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो है अपने से खुद करूंगा। आसान सा क्वेश्चन हमें देखने से लग रहा है। मई से सितंबर तक, मई से सितंबर यानी कि आपके जितने महीने पांचों दिए हुए हैं सब में एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। मतलब मई से सितंबर तक क्या करना है, एंजल वाले को पूरा जोड़ना है, यानी कि ये एंजल वाला है इसको पूरा जोड़ना है और जीरोधा वाले को भी पूरा जोड़ना है, ठीक है। और इन दोनों का एंजल और जीरोधा का क्या निकाल देना है, अनुपात निकाल देना है, यानी कि रेशियो निकाल देना है। इसका पहले एंजल का फिर जीरोधा का, ठीक। अगर पहले जीरोधा दिया होता तो जीरोधा इस टू एंजल लिखते, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले एंजल फिर जीरोधा दिया हुआ है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए जोड़ लीजिए, जोड़िए जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर से यहाँ पे 65 और 35 मिलकर के 100 हो गया, ठीक है। 100, 55 और 25, 55 और 5 60 और 20 80, 80 और 28 मिलकर के हो गया ये 208, ठीक है। 208 हो गया, डायरेक्ट आप जोड़ सकते थे। फिर से यहाँ पे देखते हैं 50, ठीक है, और 10 60 और 40 100, 100 100 और 30 30 60 और 40 100, यानी कि ये आ गया आपका 200, ठीक है। अभी कैसे कर रहे हैं फिर से मैं आपको बता देता हूँ, नहीं समझ में आया मैंने कैसे किया, ठीक है, सम कैसे किया, चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए मैं अपने आप को दिखाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे सम किया है, कैसे किया, यहाँ पे देखिए क्या था, सबसे पहले था आपका 40, ठीक है, या फिर 40 भी नहीं, मैं सबसे पहले यहाँ पे देखा, क्या देखा, मैं सबसे पहले देखा 50, ठीक है, 50 देखा और 5 और 5 यहाँ से निकाल लिया, 50 और 5 5 10 हो गया, यानी कि 60 हो गया, ये हो गया ना। इन इन केवल 5 5 को निकाल लिया तो 5 निकाल लिया, यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे 40 बचा है। ये अब जो है 5 5 लेकर के हमने इसको दे दिया है, तो इसके पास ये सब आप ऐसे सोचना है केवल मन में, ठीक है। ये 60 हो जाएगा और 60 और 40 मिल करके देखिए कितना सुंदर सा नंबर बन गया, 100 हो गया। 60 और 40 100 हो गया। अब यहाँ पे 30 बचा हुआ था, 30 30 60 और फिर से 40, 60 40 100, यानी कि 2 बार हमारे पास 100 के नोट आ गए, ठीक है। ये सब आप देख करके आपको सोचना होगा, कैसे फिर से करके दिखाते हैं। 5 5 10, 10 और 50 60, 60 40 100 हो गया, पूरा कट गया। अब यहाँ पे 30 बचा हुआ है, यहाँ पे 40 बचा हुआ है, यहाँ पे भी 30 बचा हुआ है, तो 30 और 30 मिलकर के 60, 60 40 100, यानी कि 2 बार 100 के नोट हमारे पास आ गए, यानी कि टोटल मिला करके हमारे पास 200 रुपए आ गया। बात समझ में आ रही है। अब हमको एवरेज इनका जो है क्या निकालना था, इनका हमको अनुपात निकालना था। अनुपात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा झुक गया, ठीक है। अनुपात क्या हो जाएगा, 208 अनुपात 200, काट लीजिए 2 से, 104 अनुपात 100 हो जाएगा, ठीक है। और 104 अनुपात 100, जब 104 को 100 से भाग देंगे, ठीक है, अब इसको नहीं काटना है भाई, नीचे 100 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 10 आ जाए, या फिर कोई भी 100 का मल्टीपल आ जाए, 10,000 आ जाए, 1,000 आ जाए, तो उसको काटना नहीं होता, उसमें डायरेक्ट पॉइंट लगा देना होता है। भाई आप जानते हैं 104 को 100 से भाग देंगे तो 2 डिजिट पॉइंट इधर खिसक जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं ऑप्शन में, ठीक है, आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, ठीक। चलिए आंसर देख लीजिए पिछले क्वेश्चन का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। आपको मेरे कारण दिख नहीं रहा था, ऑप्शन नंबर डी 104 हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 99वां नंबर क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ है, इसको आप लोग सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। शेयर
किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या का महत्तम है? किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? यानी कि औसत संख्या महत्तम बतानी है किस शेयर ब्रोकर की है। ठीक है, ये बार बार चेंज हो जा रहा है, एक सेकंड क्षमा कीजिएगा। हाँ, तो किस शेयर ब्रोकर, यानी कि ऐसे ऐसे सबको जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सबको जोड़ना पड़ेगा और आपको बताना है कि ऐसे ऐसे में कौन सबसे ज्यादा है। तो इसको भी बताने के लिए भाई जैसे हमने पहले जो है पहला ही क्वेश्चन ऐसा किया है कि हमने ऐसे-ऐसे जोड़ा था। तो अंतिम वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था। तो हमको क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या, ट्रेड बुल में कितने खाते खुले हैं, इनकी संख्या का औसत निकालना है। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको सबको योग करके और बटा में, भाई देखिए रेड बुल वाला का योग, ठीक है, बटा में संख्या, ठीक है, संख्या कितना बटा में 5 ही होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 एंट्रीज है। तो इनका सबसे पहले योग करना है, बटा में 5 कर लेना है और लिखा हुआ है यहाँ पे कि शेयर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो सबसे पहले इससे कितना कम या ज्यादा, यानी कि ये डिफरेंस निकालना होगा हमें। तो यहाँ पे डिफरेंस लगा देते हैं। इसका वाला शेयर, ये देखिए ये था आपका ट्रेड बुल का, इसके ऐसे मैंने टी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद योग बटा में 5 करना है किसका, ये एवरेज लाने के लिए योग बटा में 5 करना है किसका, शेयर खान का, याद रखिएगा, ठीक। और ये कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था निकालना है, ठीक है, किससे, ट्रेड द एवरेज, यहाँ पे देखिए फिर से पढ़िए, मतलब इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत में हमारी बेस वैल्यू क्या होगी, लिखा हुआ है कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या शेयर खान में खुले खातों की संख्या से, मतलब शेयर खान वाला जो होगा, ठीक है, एस वाला जो होगा शेयर खान वाला, वही हमारा क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू हो जाएगा। ये जितना भी आएगा उसके बाद हमको क्या करना है, शेयर खान का औसत जो भी आ रहा होगा, शेयर खान का जो भी एवरेज आ रहा होगा उससे करके और गुणा में 100 कर देना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा जो है प्रतिशत में व्यक्त हो जाएगा। चलिए जल्दी से हम करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखें। चलिए करते हैं, ठीक। सबसे पहले योग बटा में संख्या करना है किसका, ट्रेड बुल का, ठीक है। तो ट्रेड बुल का योग बटा में संख्या जब हम कर रहे होंगे, देखिए ट्रेड बुल कहाँ पे था, ये था। चलिए इसका योग निकालिए, 60, ठीक है, और 40, यहाँ पे +2 बाद में हम जोड़ लेंगे, ठीक है, 60 40 100, ठीक। फिर देखिए 5 5 10, 10 और 50 60, 60 40 100, फिर से 100 हो गया, यानी कि 200 हो गया, और 200 + 30, 230 और +2, यानी कि इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 232 आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया मैंने कैसे किया, फिर से देख लेते हैं, जल्दी से देखिए। 60 यहाँ पे है और यहाँ पे 40 + 2 के रूप में देखते हैं। 2 रुपया चेंज था उसको बाद में हम रखेंगे क्योंकि हम कुछ बड़े बड़े, मतलब अच्छे अच्छे नंबर को जोड़ना अच्छा लगता है, ठीक है, सुंदर सुंदर नंबर को, ठीक। तो 60 और 40 मिलकर के 100 हो गया, बात समझ में आ रही है, 60 और 40 मिलकर के 100 हो गया, 100 का नोट हमने रख लिया, ठीक, मन में, ठीक। यहाँ पे देखिए 5 रुपया इसके पास था, इसके पास भी 5 रुपया एक्स्ट्रा चेंज था, तो 5 5 दोनों से निकाल लिया और हमने इसको दे दिया किसको, 50 को। तो इसके पास 60 रुपया हो गया, 60 और फिर यहाँ पे देखिए 40 रुपया और था, तो 60 40 100 हो गया कि नहीं, ठीक है, 60 40 100 हो गया, यानी कि फिर से एक 100 का नोट हमारे पास बन गया, 200 रुपया हो गया। अभी हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने केवल और केवल 3 को नहीं काटा है, तो ये 3, यानी कि 3 जो है दहाई प्लेस पे था, यानी कि 30 रुपया यहाँ पे है और 2 रुपया ये है, तो 30 और 2 32 रुपया और हमारे पास अभी है। तो कुल मिला के हमारे पास कितना रुपया हो गया, 232 रुपया हो गया। समझ गया कैसे जोड़ना है। चलिए फिर अब हमको किसका जोड़ना है भाई, शेयर खान का जोड़ना है, शेयर खान यानी कि इस वाली लाइन को जोड़ना है। चलिए जोड़ लीजिए, 22 और 18 मिलकर के 40, ठीक है, 22 और 18 मिलकर के 40, फिर देखिए 40 हो गया और ये देखिए यहाँ पे 30 है, 30 है, 30 दूनी 60, 60 और ये 32 था, हालांकि 2 बाद में जोड़ेंगे अभी, ठीक है, 30 दूनी 60 और 60 और 40 100, 100 और 45 मिलकर के 145 और +2 यानी कि 147 आपका हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए शेयर खान का है 232 और सॉरी, शेयर खान का है आपका 147 और ट्रेड बुल का है कितना, 232। इन दोनों का हमको क्या करना था, डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस निकाल लीजिए, 232 में से हमको माइनस करना होगा 147, माइनस कर लीजिए 85 आएगा, ठीक है। आप इसको मन में भी माइनस कर सकते थे, क्यों, कैसे माइनस किया हमने, आप चलिए आपको थोड़ा सा अभी दिक्कत होगा, इतना ज्यादा मैं सिखाने लगूंगा तो, ठीक है।
आप डायरेक्ट इसको जो है माइनस करके देखिए, 85 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब 85 ये जो आया है, ये डिफरेंस आया है, मतलब इतना हमने कैलकुलेट कर लिया, इतना चीज डिफरेंस आ गया हमारे पास। ठीक, तो 85 हमने ऊपर रख लिया। नीचे में क्या रखेंगे, शेर खान का, शेर खान की वैल्यू क्या थी, 147 थी। नीचे हम क्या रखेंगे भाई, नीचे रखेंगे 147। और हमको क्या करना होगा, चूंकि इसका प्रतिशत में निकालना था, प्रतिशत तो गुणा में हमको क्या कर देना होगा, 100 से गुणा कर देना होगा। लगभग में पूछा हुआ था आंसर दोस्तों। ठीक है, लगभग में पूछा हुआ था, तो आपको ज्यादा यहाँ पे भी क्या करना है, दिमाग आप चाहें तो दौड़ा सकते हैं, और नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है कि लगभग किसके बराबर है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो इसको हम 150 के करीब में क्यों ना मान लें, 150 के करीब मान लेते हैं। चलिए, एक करीब करीब हम अनुमान लगाते हैं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, 150 मान लेते हैं। इस ये 85 था, 85, 150 का 10% कितना होता है भाई, 15 होता है। और 15 पचे 75 होता है, जानते हैं आप, 15 पचे 75, और 15 छक्का 90 होता है। मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 10% की वैल्यू है 15, और 15 पचे 75 यानी कि 50% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 75 के लगभग में होगी, और 60% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 90 के लगभग में होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन हमारा कितना था, 85 ही था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना था हमारे पास, 85 ही था ना, यानी कि 85 था, कितना के लगभग में आ रहा है, 60% के लगभग में आ रहा है भाई। 60% इसका 90 के लगभग में होता। ठीक है, 90 से थोड़ा सा कम होता 60%। ठीक, 85 था, याद रखिएगा कि 60% के लगभग में आ रहा है। फिर से मैं अपने आप को दिखाता हूँ, और इसको क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ नहीं करना था दोस्तों, खाली बस हल्का सा दिमाग लगाइए। देखिए, अगर 60% होता पूरा पूरा, अगर पूरा पूरा 60% होता, तो 90 से ऊपर या फिर 90 के लगभग में वैल्यू जाती, 90 से 90 को छूती वैल्यू। तो 60% तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है भाई, वो 90 तक जाता है। ठीक है, 50% 75 है, 75 से ज्यादा है, तो मतलब 75% जो 50% और 60% के बीच वाला हमारा आंसर होगा। 50%, 60% नहीं हो सकता, 60% होता तो 90 के लगभग में जाता। ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 147 जो है वो 15 150 के लगभग में हमने इसको मान लिया है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा अप्रोक्सीमेशन करने के हिसाब से, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आता है। एक ही ऑप्शन में था। ठीक है, एक ही ऑप्शन में था। इस चीज को अगर आप सीख गए तो आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर इतने क्वेश्चंस को लगा लेंगे ताकि समझ में आ जाएगा, आप भी तेज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये आपका, ये था हमारा एक सेट जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था 2021 वाले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट प्रकार की डीआई के ऊपर बात करेंगे, जो आपका होगा लाइन ग्राफ। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।